वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप यहां पर इस पिक्चर को देख ही रहे होंगे और समझ गए होंगे कि आज हम यहां पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। स्टार्ट कर लेते हैं आज की श्रृंखला। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस श्रृंखला का? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर पहले तो आप कलर चेंज कीजिए पेन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर। बहुत बार 2 मार्क्स के में क्वेश्चन पूछा गया है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव एज वेल एज द फुल वेव रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? एक्चुअली जो हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर है वो हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा एसी को पल्सेस डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मतलब जब हमें आउटपुट पर डीसी मिली तो वो कितने रिपल्स उसमें मिल रहे हैं वो चीज यहां पर बताता है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को अगर आप डिफाइन करें तो रिपल फैक्टर क्या है? द रिपल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ रेजिडुअल पीरियोडिक वेरिएशन, जिनको हम रिपल बोल देते हैं, इन द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की आउटपुट पर कितना पीरियोडिक वेरिएशन है वो रिपल फैक्टर कहलाता है। इट इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। और इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कितना इफेक्टिवली हुआ है। एंड इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट। मतलब ये एक रेशो है जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसकी? एसी कंपोनेंट की, जो कि हमने इनपुट पर अप्लाई किया था, उसका डीसी कंपोनेंट जो रेक्टिफायर की आउटपुट पर आपको मिल रहा है। तो ये आपका रिपल फैक्टर हो जाता है। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1.21 होती है। गामा से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है वो आपकी 0.48 रहती है। तो चूंकि आप देख रहे होंगे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी कंपोनेंट की उसका रेशो है डीसी कंपोनेंट की जो रेक्टिफायर पर आउटपुट मिल रहा है उसके साथ। तो चूंकि डीसी कंपोनेंट नीचे है तो नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना रिपल फैक्टर कम मिलेगा। और जितना रिपल फैक्टर कम मिलेगा उसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिवनेस जो है रेक्टिफाई करने का वो स्ट्रांग है, वो अच्छा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये रिपल फैक्टर्स हो जाते हैं आपके हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के। इनके रिजल्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो दीज वैल्यूज शो दैट द फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द रिपल कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज्यादा इफेक्टिव है रिपल्स को रिड्यूस करने में कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? आई होप रिपल फैक्टर से संबंधित किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें गलती नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए देखिए, इसीलिए इस श्रृंखला का नाम भोकाल श्रृंखला रखा गया है। इस पूरी श्रृंखला को अगर आप देख लेते हैं तो आप भोकाल मचा कर आएंगे एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बीजेटी इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कही जाती है, ये हमसे पूछा गया है। आगे जब आप चलेंगे तो आपसे बीजेटी को लेकर ये भी पूछा जाता है कि बीजेटी को हम बाइपोलर जंक्शन डिवाइस ही क्यों कहते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली अगर हम बात करें, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसकी जो आउटपुट है, जो आउटपुट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनपुट करंट की। यानी कि इनपुट करंट के हिसाब से आउटपुट करंट यहां पर वेरी करती है। तो दैट मींस इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोल दिया जाता है। आप लिखेंगे कैसे? ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम बीजेटी बोल देते हैं, इज कॉल्ड ए करंट कंट्रोल डिवाइस बिकॉज क्यों? इट्स आउटपुट करंट, जिसको हम आईसी बोल देते हैं, कलेक्टर करंट, इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इट्स इनपुट करंट। यानी कि ये डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है इसके इनपुट करंट से, जिसको हम बेस करंट बोल देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज करंट इज गिवन बाय द करंट गेन। जो करंट गेन बीटा होता है उससे अगर हम देखें तो आईसी इक्वल्स टू बीटा आई बी होता है। और अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूं तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आईसी अपॉन आई बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि करंट गेन से अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है कि बीजेटी जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऐसे, ये बीजेटी है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें आपका एक होता है बेस। ठीक है, बेस जो होता है वो कंपेयर टू द एमिटर और कलेक्टर साइज में छोटा होता है। ये हमारा एमिटर हो गया पोर्शन, ये आपका कलेक्टर पोर्शन हो गया और ये आपका बेस पोर्शन हो गया है। तो बेस एमिटर से छोटा होता है, कलेक्टर से भी छोटा होता है साइज में। वैसे ही एमिटर जो है वो कलेक्टर से छोटा होता है लेकिन बेस से बड़ा होता है साइज में। तो आप यहाँ पर बात करें, ये आई हो गया, ये आई बी हो गया और ये आई सी हो गया, इन्हीं की हम बात करते हैं। तो दैट मीन्स इसी वजह से हम बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक आपको रट कर जानी है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस होता है, जीरो आउटपुट इंपीडेंस होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, जीरो ऑफसेट वोल्टेज होती है, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो होता है और इनफाइनाइट पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो होता है। तो दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 4 आप लिख कर आएंगे, 2 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट जो जो चीजें हैं वो आप याद कर लीजिए। इनफाइनाइट ओपन लूप,
इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ठीक है, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, इनफाइनाइट पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो, इनफाइनाइट 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 वाली वैल्यूज को आप रिलेट करके याद कर लीजिए, आसानी से याद भी हो जाएगा और आप पॉइंट्स भी लिखाएंगे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है वो यहां पर पूछा गया है। एंड ड्रॉ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव, और एएम वेव का एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम भी यहां पर ड्रॉ कराया गया है। तो पहले आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन कर देंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली होता क्या है, वो आपका रेशो होता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड का कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, वही आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, जिसको हम एएम बोल देंगे, टू द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, जिसको हम एसी बोल देंगे। तो दैट मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इक्वल्स टू am अपॉन ac। आप जिस भी पैरामीटर से आपको इसको इंडिकेट करते हैं वो आप लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं m ही आप लिखें, है ना। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिटरमाइन द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव एंड अफेक्ट द बैंडविड्थ एंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, रेशो होता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड का कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, और ये क्या बताता है, जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव की, और वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है बैंडविड्थ को, पावर को एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, सॉरी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताता है। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया एक्सप्लेन करने में। वैसे 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इतना ही लिख देंगे तो बेहतर है, ठीक है, यहां तक। आगे स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम वेव का आपसे यहां पर ड्रॉ करने को बोला गया है। तो अगर हम वो ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सपोज ये हमारा मैसेज सिग्नल है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये हमारा मैसेज सिग्नल है xt, ये कैरियर सिग्नल है। आप देख रहे होंगे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है और कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। इसी वजह से हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं कि आपका मैसेज सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके, उसके लिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। आगे आपका आता है जब हम इन दोनों मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को ओवरलैप करते हैं, देन वी गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल st, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये आपका मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, और जब दोनों मर्ज हो जाते हैं तो वी गेट दिस वन। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव, क्लियर, जिसमें आप अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव का कैसे बनाएंगे। ये आपका वेव फॉर्म हो जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। आपसे स्पेक्ट्रम पूछा गया तो आप केवल ये तीनों ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। वैसे बेसिकली आपका यही ग्राफ इनफ होगा, अगर आप सिंपल यही ग्राफ भी बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेक्ट्रम आपको यहीं पर दिख रहा है, ठीक, अपर साइड और लोअर साइड बैंड आपको यहीं पर मेंशन है, क्लियर हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए एग्जाम हॉल में जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो तब आता है जब हमें क्वेश्चन का पता हो कि इसमें कितना लिखना है। उतना ही अगर आप लिखेंगे तो टाइम को भी आप मैनेज कर पाएंगे अच्छे से और आपका पेपर भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाई आर एफईटी कॉल्ड द यूनिपोलर डिवाइस। जैसा कि मैंने बताया था ना पीछे कि बीजेटी आपके बाइपोलर डिवाइस क्यों होती है, ऐसे ही एफईटी से क्वेश्चन बनता है कि एफईटी यूनिपोलर डिवाइस क्यों है। भाई यूनिपोलर डिवाइस का मतलब, यूनिपोलर का मतलब क्या है, यूनि का मतलब है सिंगल। तो दैट मीन्स अगर आपके डिवाइस के अंदर जो भी हलचल हो रही है वो केवल और केवल किसी एक वजह से हो रही है तो वो आपका कहलाएगा यूनिपोलर। तो एफईटी में करंट या तो होल के कारण होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसी वजह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम यूनिपोलर डिवाइस बोल देते हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर are called unipolar device because their operation depend only the flow of charge carrier of single type। मतलब आइदर या तो इलेक्ट्रॉन जो कि n चैनल में होता है या फिर होल जो कि p चैनल में होता है। मतलब अगर n चैनल FET है तो वहां पर जो करंट का फ्लो होगा या जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होगा। वहीं पर अगर p टाइप का चैनल है तो वहां पर जो ऑपरेशन होगा वो डिपेंड करेगा होल्स पर या होल्स के कारण होगा। तो इसलिए इसको हम यूनिपोलर डिवाइस बोल देते हैं। वहीं पर जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है उसमें आपका यही प्रोसेस जो है, मतलब जो ऑपरेशन है वो दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। इस वजह से उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोल दिया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से एफईटी जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक में बीजेटी की, ठीक, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बुला रहा है और हम उसके पास चले तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्लासिफाई कीजिए मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बैंड, यानी कि एनर्जी बैंड की हेल्प से हमें क्लासिफाई करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल। हमें पता है 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंसुलेटर, सेकंड वन इज द कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसके लोअर साइड बैंड एनर्जी बैंड और अपर एनर्जी बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते। वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है एनर्जी बैंड की हेल्प से। वहीं पर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत पास होता है, अप्रोक्सीमेटली टच या फिर ओवरलैप होता है, तो उसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है। सेमीकंडक्टर का बीच में होता है, यानी कि गैप जो है बहुत कम होता है कंपेयर टू द इंसुलेटर, और मतलब कंपेयर टू द कंडक्टर, और गैप जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू द इंसुलेटर ऑल्सो। तो वहां पर आप सेमीकंडक्टर को एज ए इंसुलेटर, एज ए
कंडक्टर भी यूज कर लेते हैं। तो अगर हम तीनों को ग्राफ के माध्यम से समझें, बैंड गैप के माध्यम से समझें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंडक्टर। कंडक्टर को हमने क्या बताया, जो हमारा बैलेंस बैंड होता है और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं होता है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। नो फॉरबिडन गैप, ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इस वजह से जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। वहीं पर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है ये बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं कर पाता है और कंडक्टर में नहीं पहुंच पाता है। ये लगभग ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। इस वजह से हम इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू द इंसुलेटर, दैट मीन्स लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका रहता है, ठीक है। तो ये गैप कम है, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर जाता है इन द कंडक्शन बैंड और आपका सेमीकंडक्टर वर्किंग में आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर एक तरीके से इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का मटेरियल है। आप इसको एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे एनर्जी बैंड के कंपैरिजन में क्लासिफाई कराए जाते हैं मटेरियल तो आप इस तरीके से इसको क्लासिफाई करके आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एलईडी। एलईडी का प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली अगर आपने लेजर वाला पार्ट पढ़ा है तो लेजर में 3 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन वर्किंग प्रिंसिपल होता है लेजर का। वहीं पर उससे पहले जो आपको एमिशन मिलता है दैट्स द स्पॉन्टेनियस एमिशन, और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन वर्किंग प्रिंसिपल होता है एलईडी का, स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्योंकि उसमें जो एमिशन ऑफ फोटोन्स होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, उसके जो फोटोन्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इधर 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 या फिर ऐसे या ऐसे या ऐसे भागते हैं, जिस वजह से वो एक डायरेक्शन में नहीं चल पाते और आपका जो एलईडी से लाइट निकलता है वो स्प्रेड हो जाता है हर एक डायरेक्शन में। वहीं पर लेजर से जो लाइट निकलती है वो स्प्रेड नहीं होती है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आप लिखेंगे क्या कि जो एलईडीज हैं वो मेड होती हैं फ्रॉम द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। टिपिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक से ज्यादा मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे कि गैल्मियम आर्सेनाइड या फिर गैल्मियम फॉस्फाइड और गैल्मियम नाइट्राइड, इनके कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। एलईडी जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होती है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन करते हैं पीएन जंक्शन पर और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और जो कलर होता है, एमिटिंग कलर जो होता है, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में एलईडी, तो वो जो कलर एमिट होता है वो डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप पर। यानी कि जो आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया है उनका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड गैप होगा और उसी वजह से उसका डिफरेंट डिफरेंट एमिटिंग कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एलईडी के बारे में हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाता है, जहां पर जो एमिशन ऑफ फोटोन्स होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में आपको देखने को मिलता है। तो चाहे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, बेसिकली आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलईडी में स्पॉन्टेनियस एमिशन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एलईडी है वो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। किसी क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करके भी पूछ सकता है सेक्शन बी या सेक्शन सी में, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो अब रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम पहुंचते हैं बीजेटी पर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर। अगर हम वहां पर देखें तो बीजेटी जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपका बना होता है। ये आपका एमिटर हो गया, बीच में बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर है ना। तो जो एमिटर है उससे करंट, उसमें करंट है आई ई, बेस है उसमें करंट है आई बी और कलेक्टर है उसमें करंट है आई सी, ठीक है। अब हम बात करें तो यहां से एक रिलेशन हमको मिलता है, दैट्स द सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट इन बीजेटी जो एमिटिंग करंट है वो इक्वल है किसके, जो एमिटिंग करंट है वो IB और IC में डिवाइड हो रही है, तो दैट मींस IC प्लस IB यहाँ पर ये है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB, ठीक। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। वी ऑल्सो नो दैट हम ये भी जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू जो होता है वो जो गेन है वो क्या होता है IC अपॉन IE होता है, ठीक है। और जो बीटा होता है वो क्या होता है, बीटा होता है बच्चों IC अपॉन IB, ठीक है। तो ये दोनों गेन्स जो हैं अल्फा और बीटा, ये वैल्यू हमें पता है। तो इसलिए अगर हम इस इक्वेशन को IC से डिवाइड कर लेते हैं तो नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूं, फर्स्ट बाई IC ऑन बोथ साइड्स, है ना। बोथ साइड्स में अगर हम इसको IC से डिवाइड कर देते हैं तो देन वी गेट IE अपॉन IC इक्वल्स टू IC अपॉन IC 1 हो जाएगा प्लस
आई वी अपॉन आई सी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं तो ये आई ई अपॉन आई सी है और ये आई वी अपॉन आई सी है, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, आई सी अपॉन आई ई है, और बीटा की वैल्यू आई सी अपॉन आई बी है। तो अगर मैं यहाँ से आई ई अपॉन आई सी निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, हमने इसको उल्टा करना पड़ा है तो हम इसको भी उल्टा करेंगे, वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आई वी अपॉन आई सी निकालना चाहूँ तो ये क्या हुआ, उल्टा किया हमने इसको, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन अपॉन बीटा। तो अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई सी सॉरी आई ई अपॉन आई सी की जगह पर हम पुट करेंगे वन अपॉन अल्फा इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए, तो ये भी एक तरीके से रिलेशन ही है, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं तो आप एक्चुअल फॉर्म में यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन अपॉन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं बीटा को एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा बीटा प्लस वन। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू एक आ जाती है, बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ से बीटा को ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब बीटा को मैंने इधर ही रोका, तो ये वन अपॉन अल्फा, ये वन हो जाएगा इधर जाकर माइनस में, है ना। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो वन अपॉन बीटा इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू अगर अल्फा की टर्म में हम देखें तो अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप किसी भी फॉर्म में ये रिलेशन फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ जाता है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर करके आएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। बस एक बार आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आई ई इक्वल्स टू ये होता है और अल्फा और बीटा की वैल्यू ये होती है। बस आप यहाँ पर आईसी से डिवाइड करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे पुट करनी है। सिंपल इज दैट। दोनों आपको फाइंड आउट करके नहीं दिखाने हैं रिलेशन में, कोई भी एक रिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे ये वाला रिलेशन चाहे ये वाला रिलेशन, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा है राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन द डिप्लीशन टाइप एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो कंस्ट्रक्शन की डिफरेंस की अगर हम बात करें डिप्लीशन और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, तो एक डिफरेंस होता है कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो होता है उसमें जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो चैनल होता है वो चैनल प्री डिफाइन होता है, और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में वो जो चैनल होता है वो प्री डिफाइन यानी कि पहले से नहीं होता है, उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो बस यही कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है बिटवीन द डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। उसके लिए अगर हम डायग्राम्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की। यहाँ पर आपके 3 टर्मिनल ये डिवाइस होती है, यहाँ पर है ना, ये ड्रेन हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा और ये गेट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बॉडी पार्ट हो जाता है जो कि इंटरनली कनेक्ट हो रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी सोर्स है, यहाँ पर भी गेट है, यहाँ पर भी ड्रेन है और ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, आप अगर हम बात करें इसकी कि ये हमारा, एक सेकेंड, अगर ये हमारा पी चैनल है तो ये पी हो गया, पी टाइप, ये पी ले लेते हैं हम, है ना। ठीक, तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे तो यहां पर एन होगा, यहां पर एन होगा, यहां पर एन होगा, यहां पर एन होगा। दिस इज द डिप्लीशन लेयर, ये है आपकी डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये आपका मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो गेट टर्मिनल पर होती है। ये आपने इसको ओमिक कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ओमिक कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो चैनल है ये पहले से ही यहां पर बना हुआ है। ठीक है, बिटवीन द एन जो टर्मिनल्स हैं आपके, ये वाला एन और ये वाला एन, इन दोनों के बीच में जिससे कि चार्जेस का फ्लो हो सके, ये ऑलरेडी यहां पर बना हुआ होता है। तो ये आपका हो जाता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, और वहीं पर अगर आप एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में देखें तो ये चैनल यहां पर एब्सेंट है। ठीक, बस यही एक कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है बिटवीन द एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये दोनों डायग्राम बना देंगे और एक लाइन में लिख देंगे कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी होता है और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल एब्सेंट रहता है। इस वजह से यही एक कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है और दोनों डायग्राम आप यहाँ पर बनाकर दिखा देंगे, बस इनफ है। इनको एक्सप्लेन नहीं करना। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों की वर्किंग एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे। भैया नंबर 2 ही मिलेंगे बेटा आप लोगों को। 2 के लिए आप इतना ज्यादा मत लिखो कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाए और आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें कम मार्क्स के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ड्राइव द सर्किट ऑफ इंटीग्रेटर यूजिंग एन आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प की हेल्प से आप इंटीग्रेटर का सर्किट डिजाइन कीजिए। ठीक है, केवल सर्किट आपको बनाना है, प्रूव नहीं करना है। ये सीरीज आपको ये भी बताएगी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखते हुए जो आप समय बर्बाद करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना है। वहां पर आपको समय बचाना है जिससे कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस में समय ज्यादा दे सकें और उसको अच्छे से लिख कर आ सकें। ठीक है, तो ड्राइव करना है आपको केवल और केवल सर्किट। तो सर्किट कुछ इस तरीके से आपका होता है। यहां पर आपका इनपुट टर्मिनल होता है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, ये आपका दूसरा इनपुट टर्मिनल है जिस पर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका इन्वर्टिंग पर हमने इनपुट अप्लाई कर दी है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका ग्राउंड है,
ये प्लस माइनस में इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब चूंकि हम इंटीग्रेटर बना रहे हैं तो पैरेलल में यहाँ पर एज ए फीडबैक यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम डिफरेंशिएटर बना रहे होते तो ये कैपेसिटर यहाँ पहुंच जाता, ये रजिस्टर यहाँ पर पहुंच जाता, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जो सर्किट हमने बनाया इंटीग्रेटर, ये आउटपुट क्या देता है, मतलब ये करता क्या है, वो भी आप यहाँ पर वेवफॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा इनपुट पर हमने स्क्वायर वेव अप्लाई की था, तो ये आपको ट्राइंगुलर वेव दे देता है ना, ट्राइंगुलर वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द इंटीग्रेटर सर्किट ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर? डिटेल में पूरा डेरिवेशन और पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आप जाइए, यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टॉपिक वाइज सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसकी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको डिटेल में नहीं बताना है, केवल और केवल सर्किट दिखाना है और उसकी आउटपुट वेवफॉर्म दिखानी है, ठीक है। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यानी कि जो आपकी यूनिट नंबर 5 है उसकी स्टार्टिंग जो है वो मॉड्यूलेशन से है, तो मॉड्यूलेशन की नीड क्या है वो यहां पर पूछा गया है कम्युनिकेशन में। तो सबसे मेन जो रोल है वो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के साथ साथ दूसरा मेन उद्देश्य है मॉड्यूलेशन का हाइट ऑफ एंटीना जो है उसको रिड्यूस करना। क्लियर हुआ? क्योंकि हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस होगा जब हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, और जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमको मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। इफेक्टिव ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, एंटीना का साइज रिड्यूस होगा, सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव होगी और रेंज एक्सटेंशन होगी, ठीक है। मतलब रेंज बढ़ेगी यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपको एंटीना का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, यानी कि एंटीना का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। चूंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बढ़ जाती है कैरियर सिग्नल के साथ, तो इफेक्टिवली आप ट्रांसमिट कर पाएंगे सिग्नल को, जिससे कि सिग्नल की क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो दीज आर द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। नंबर चूंकि हमने 11 पीछे ही कंप्लीट कर लिए हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। देखिए लास्ट वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन हमने कवर किया है और फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए सिंपल ये है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि IE जो होता है एमीटर करंट, वो इक्वल टू होती है बेस करंट और कलेक्टर करंट की सम के। और साथ ही साथ हमें पता है जो अल्फा होता है वो क्या होता है, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट का रेशो होता है। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड। ये होता है IC अपॉन IE, ठीक है बच्चों। और बीटा जो होता है वो बीटा होता है आपका IC अपॉन IB, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता है, ठीक। अब हम चूंकि हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए, और अल्फा बीटा अगर आप यहां पर देख रहे हो तो IC के रेशो के साथ है, तो हम क्यों नहीं इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ से IC से डिवाइड कर दें। तो जब हम IC से डिवाइड करेंगे तो IE अपॉन IC इक्वल्स टू IB अपॉन IC, ठीक है। और IC अपॉन IC हो जाएगा 1। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से IE अपॉन IC मुझे क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा, क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है तो इधर भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, सेम एज इट इज। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये क्या है, IB अपॉन IC हो जाएगा इस तरीके से, तो मुझे इसका भी रेसिप्रोकल यहां पर करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देन 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो एक रिलेशन अगर मैं यहां से निकालूं तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। चूंकि हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है तो ये 1 अपॉन में आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं दोनों तरफ। तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आपको यहां पर मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके के लिए आप अगर 1 अपॉन बीटा को यहीं पर रोकते हैं और इस 1 को इधर ले जाते हैं तो 1 अपॉन अल्फा माइनस इधर आके ये 1 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। अब ऐसे ही हम यहाँ पर अल्फा को एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। 1 अपॉन की फॉर्म में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, तो इट बिकम्स अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ये बीटा हो जाएगा। तो ये आपका दूसरी फॉर्म में रिलेशन हो जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एलईडी। एलईडी का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, और स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि आपका जो एमिशन होता है यहाँ पर फोटोन्स का,
वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, मतलब यहाँ से जो भी फोटोन निकलते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर एकता नहीं होती है। तो जैसे ही एलईडी बल्ब से लाइट निकलती है तो वो लाइट आपकी हर एक डायरेक्शन में क्या हो जाती है, हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। और यही रीजन है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक एलईडी की जो लाइट है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंटेंसिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती है कंपेयर टू द लेजर लाइट। लेजर लाइट आपने देखी होगी दूर तक भी अपना उतना ही स्ट्रांगनेस बनाए रखती है इंटेंसिटी की जितना उसका स्टार्टिंग से होता है, ठीक है। और इसीलिए आप उसको मेडिकल लाइन में यूज करते हैं फॉर द सर्जरी पर्पज, ठीक। चलिए, तो एलईडी में वही आप लिखेंगे, जो एलईडी होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है, टिपिकली 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल के मिक्सअप या कॉम्बिनेशन से 2 मटेरियल की वो बनती है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ गैलियम आर्सेनाइड GaAs, गैलियम फॉस्फाइड GaP और गैलियम नाइट्रेट, इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी। साथ ही साथ जो फॉरवर्ड वाइसिंग में जब आप एलईडी को करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन करते हैं पीएन जंक्शन के अक्रॉस, और वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वहां से वो रिलीज करते हैं फोटोन्स। जो कलर होता है डिफरेंट एलईडीज का वो डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और उनके बैंड गैप पर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए एफईटी जो है वो कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। हम एफईटी को वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज करते हैं, ये उसने पूछा है। तो एफईटी जो होता है वो फंक्शन जो है वो वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर पर ऑपरेट करेगा इन द ओहमिक रीजन। जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक ओहमिक रीजन होता है, तो उस ओहमिक रीजन में ये एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर पूछा था, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, एन एफईटी कैन फंक्शन एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर बाय ऑपरेटिंग इन इट्स ओहमिक रीजन। इसके ओहमिक रीजन में जब ये ऑपरेट कर रहा है तो इट function as a voltage variable register where the drain source resistance varies with the gate source voltage। जहां पर जो ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है गेट सोर्स वोल्टेज के साथ, allowing the precise control of the resistance value by adjusting the gate voltage। और वहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो गेट की वोल्टेज को एडजस्ट करने पर क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो दैट मीन्स यहां पर एफईटी वर्क करेगा, फंक्शन करेगा एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये हो जाता है। चलिए आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि स्केच द सर्किट ऑफ ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर एंड द डिफरेंशिएटर। देखिए, लास्ट वाले सीरीज में आपसे ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर का सर्किट बनवाया गया था, यहां पर दोनों का सर्किट बनवाया गया है। तो वहां पर आपने सर्किट के साथ उसकी वेवफॉर्म भी दिखा दी थी, इनपुट से आउटपुट कन्वर्जन। लेकिन यहां पर 2 आपसे पूछे गए हैं सर्किट, तो आप केवल और केवल दोनों सर्किट को बनाएंगे, वहां पर वेवफॉर्म आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यही देखिए, यही लॉजिक हमें समझना है कि हमें आंसर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी आप लिखते चले जाएंगे, है ना। तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक। चलिए, तो किस तरीके से आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम यहां पर है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको डायग्राम बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। आइडियल इंटीग्रेटर की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने जब वहां पर बताया था आपसे कि कैपेसिटर यहां पर लगा होगा और रजिस्टर यहां पर लगा होगा, कहां पर, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। इनपुट आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की हुई है। जब आप डिफरेंशिएटर की बात करेंगे तो ये कैपेसिटर यहां पहुंच जाएगा, ये रजिस्टर यहां पर पहुंच जाएगा, तो ये कैपेसिटर यहां पर आ गया, ये रजिस्टर यहां पर आ गया, बस इतना डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने दूसरी सीरीज है और दूसरी सीरीज में ही पूछ लिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो ये आप उसका रिजल्ट जो निकलता है, वोल्टेज जो यहां पर मिलती है वी आउट, वो आप दोनों की लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपसे केवल और केवल सर्किट बनाने को यहां पर कहा गया है। तो 1 नंबर का ये सर्किट, 1 नंबर का ये सर्किट, तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहां पर आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें या फिर हम बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो दोनों जो हैं वो आपकी क्या हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल दोनों एक दूसरे से डिफर हैं एज कंपेयर टू द बैंड गैप और थर्मल स्टेबिलिटी। ये 2 आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम की ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंड गैप, तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि लार्ज होता है कंपेयर टू द जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम का होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉलर बैंड गैप होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो स्पीड होती है ऑन होने की जर्मेनियम की, वो सिलिकॉन के कंपैरिजन में हाई होती है। तो जहां पर आपको फास्ट स्विचिंग चाहिए वहां पर आप जर्मेनियम टाइप के सेमीकंडक्टर से बनी हुई डिवाइस को यूज करते हैं कंपेयर टू द सिलिकॉन। दूसरा, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो सिलिकॉन की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है,
जिससे कि बेटर परफॉर्मेंस मिलती है हाई टेम्परेचर पर भी। मतलब हम किसी डिवाइस को जिसमें आपका सिलिकॉन से बना हुआ डिवाइस लगा हुआ है वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जर्मेनियम के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर पर अच्छा मिलेगा। अगर हम उसको बहुत देर तक डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो वो हीट भी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पर जर्मेनियम जो होता है वो लोअर थर्मल स्टेबिलिटी का होता है, जिससे कि सेंसिटिव होता है टेम्परेचर चेंज पर। जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ या फिर हमने बहुत देर तक डिवाइस को यूज किया तो वो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस में मिसबिहेव होने लगता है। तो इसी वजह से अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि सिलिकॉन बेटर क्यों होता है जर्मेनियम के कंपैरिजन में, तो स्विचिंग स्पीड तो जर्मेनियम की हाई है, लेकिन मेन रीजन है थर्मल स्टेबिलिटी का, जो कि सिलिकॉन की ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से बेटर बोल सकते हैं सिलिकॉन को एज कंपेयर टू द जर्मेनियम मटेरियल। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में कंपैरिजन। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि डिफाइन कीजिए डिप्लीशन लेयर इन द डायोड। डिप्लीशन लेयर क्या होती है डायोड में, ये यहां पर पूछा गया है। तो अगर आप देखें तो ये आपका पीएन जंक्शन होता है, एक तरफ पी होता है, एक तरफ एन होता है। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया आपने, एक तरफ ट्राइवैलेंट एक तरफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की, तो एक तरफ पी बन गया, एक तरफ एन बन गया। तो दोनों के बीच में एक जंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर होल की मेजोरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज्यादा है, होल की मेजोरिटी कम है। तो स्टार्टिंग में ये क्या होना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना चाहते हैं। तो इस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होल इधर की तरफ भागने स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागने स्टार्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे होल इधर भागेंगे। वो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इस जंक्शन के पास में वो रिकंबाइन हो जाते हैं, और रिकंबाइन होने की वजह से इधर आपका पॉजिटिव इमोबिल आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, इधर नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसको आप डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और जब ये क्रिएट हो जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस, तो फिर ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और यही आपकी डिप्लीशन लेयर होती है डायोड में। ठीक, तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, द डिप्लीशन लेयर इन ए डायोड इज ए रीजन नियर द पीएन जंक्शन वेयर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिप्लीटेड, leaving behind the immobile ionized donor and the acceptor atoms, creating an electric field that oppose further carrier momentum। यानी कि एक यहाँ पर फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं जंक्शन के अक्रॉस, जो कि फर्दर इस मोमेंटम को स्टॉप कर देता है। वही आपका डिप्लीशन लेयर कहलाता है। और आप इसको नीचे इसके साथ साथ ये जो थ्योरी आपने लिखी है, ये डायग्राम भी यहाँ पर आप बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आप इधर दिखा देंगे निगेटिव आयंस और इधर आप दिखा देंगे पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और ये आप लिख देंगे यहाँ पर डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पी हो गया, ये आपका एन हो गया। ठीक, बस ये थ्योरी लिखने के बाद नीचे आप ये डायग्राम बना देंगे, इनफ है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों कि डिफाइन कीजिए ओमिक रीजन इन द एफईटी। अभी हमने पीछे बात की थी ना ओमिक रीजन की, तो वही यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन करने को बोल दिया गया है। एफईटी में ओमिक रीजन क्या होता है, तो एफईटी में जो ओमिक रीजन होता है जनरली वो, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी ना कि आपका जो एफईटी होता है वो हम एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर कैसे यूज करते हैं, तो वो इसी रीजन में आपका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द ओमिक रीजन इन एन एफईटी इज द ऑपरेशनल मोड where the drain source voltage is low and the FET behave like a variable resistor, है ना। जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो लो होता है ओमिक रीजन में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के, और उस समय फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन हम पीछे भी लिख चुके हैं, जो यहाँ पर रीजन दिया है, विद द ड्रेन करंट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेन सोर्स वोल्टेज। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप ओमिक रीजन क्या होता है एफईटी में ये भी आप समझ गए होंगे, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज यहां पर बतानी। तो एन टाइप और पी टाइप दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। एक सेमीकंडक्टर का जो टाइप है एन और पी, इसको आप कैटेगराइज करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, यानी कि ये दोनों एक तरीके से एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, और इनको आप जनरेट करते हैं जब आप कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। जैसे आप बोलेंगे ना मिलावट वाला दूध है, तो वो है ये, और एक प्योर दूध जो है वो सेमीकंडक्टर है, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको तब मिलता है जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप तब मिलता है जब आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दें सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो यही डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ 3-4 पॉइंट्स को लेकर, तो डोपिंग एलिमेंट जो होता है वो डोनर एटम्स होता है, जैसे कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ट्राइवैलेंट है ना, मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी डोनर है तो पेंटावैलेंट, सॉरी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज आप ऐड करेंगे, है ना। और जो मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी, माइनॉरिटी जो होगी वो होल्स की होगी, चार्ज जो होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। वहीं पर पी टाइप की बात करता हूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग एलिमेंट जो होगा वो एक्सेप्टर एटम होगा, यानी कि ट्राइवैलेंट।
ठीक है, जैसे बोरोन हो गया, गैल्मियम हो गया। मेजॉरिटी कैरियर्स इधर होल हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा ड्यू टू द होल्स यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट या अप्रोक्सीमेशन जो आपके डायग्राम हैं डायोड के, वो सर्किट यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर्किट्स की डायोड की, तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक आपका आइडियल होता है, ठीक है, और एक आपका प्रैक्टिकल होता है, या फिर जिसको हम रियल डायोड भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रियल डायोड और इधर लिख देता हूँ मैं आइडियल डायोड। ठीक है, तो जब हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो आइडियल डायोड को आप डायरेक्टली इस तरीके से बनाएंगे, ये डायोड का सिंबल है, दिस इज आइडियल डायोड। ठीक है, वहीं पर रियल डायोड की बात करें तो रियल डायोड भी कुछ इस तरीके से ही आपका है। ठीक है, फिर अगर फॉरवर्ड बायसिंग की आप बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में रियल जो आइडियल डायोड होता है वो आपका जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर निगेटिव है, ये ऐसे इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी निगेटिव है, ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में आया तो फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये रिवर्स बायसिंग में आया तो इट बिहेव एज एन ओपन सर्किट, ये रिवर्स बायसिंग में है, ये इधर प्लस टर्मिनल, इधर माइनस टर्मिनल, ये आपका ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट ओसी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर एक सेकंड मैं पोलरिटी ही आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं एनोड कैथोड की बात कर रहा था। जब हम बैटरी इससे कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में आपका इधर नेगेटिव कनेक्ट होगा, इधर पॉजिटिव कनेक्ट होगा, इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आइडियल डायोड की, तो आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक सेकेंड ब्लू कलर, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप थोड़ा सा भी करंट यहाँ पर देंगे, मतलब सप्लाई देंगे, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इधर रिवर्स बायसिंग में वो जीरो रहेगा। ठीक है, ठीक, इस तरीके से ये हो गया आपका एक सेकेंड V और ये हो गया आपका I। क्लियर हुआ, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो गया और इधर आपका ये रिवर्स बायसिंग हो गया। क्लियर हुआ ना, रिवर्स बायसिंग। ठीक, आप यहाँ पर बात कर लेते हैं रियल डायोड के लिए। तो रियल डायोड में आपका सर्किट तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन वो डायोड किस मटेरियल का बना हुआ है वो भी यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ये जर्मेनियम सिलिकॉन की हम बात कर लेते हैं, 0.7 वोल्ट आपका हो जाएगा और ये आपका सर्किट यहाँ पर शॉर्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट डायोड हो जाएगा, ये आपका प्लस टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, इधर ये माइनस टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा। और जब ओपन सर्किट की हम बात करेंगे तो ओपन सर्किट में आपका इस तरीके से रहेगा, चूंकि आपका सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है डायोड, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा 0.7 वोल्ट, लेकिन ओपन सर्किट यहाँ पर हो गया है, तो दैट मीन्स इट्स ओपन सर्किट। और इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल। अब यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका वेव फॉर्म ग्राफ, ये ऐसे। ठीक है, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट आपको रिवर्स बायसिंग में देखने को मिल जाता है और फिर आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है। तो ये आपके प्रैक्टिकल या फिर रियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये आई हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे इक्विवेलेंट सर्किट्स डायोड के पूछे गए थे, इस तरीके से आपको बनाना है। वे फॉर्म मैंने एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दी है, केवल और केवल आपको सर्किट पूछे गए तो एक तरफ रियल डायोड और एक तरफ आइडियल डायोड के सर्किट्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों पूछ रहा है यहाँ पर कि वैरेक्टर डायोड क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो जनरली वैरेक्टर डायोड क्या है, एक सेमीकंडक्टर टाइप का डायोड ही होता है जिसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो एज ए वेरिएबल कैपेसिटर वर्क करे इन द रिवर्स बायसिंग, बस ये काम है। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन इसकी हो जाते हैं ट्यूनिंग सर्किट में हम यूज करते हैं। जैसे आपकी रेडियो हो गई है, उसमें फ्रीक्वेंसी हमको ट्यून करना है तो वो आप वेरिएबल डायोड की हेल्प से, वैरेक्टर डायोड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर आरसी सर्किट वहां पर बनाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तो वैरेक्टर डायोड क्या है, A varactor diode is a type of semiconductor diode designed to act as a variable capacitor under the reverse biasing। यानी कि वैरेक्टर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है, एक सेमीकंडक्टर टाइप का ही डायोड है। जब आप इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो ये एज ए वेरिएबल कैपेसिटर काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हो जाती है, जैसे ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट इसकी एप्लीकेशन है, मतलब यूज्ड इन द आरएफ सर्किट सच एज ए वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर। सच एज वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर हम आरएफ सर्किट में इसको यूज करते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर to electronically tune frequency in the device like the radio or the TV receivers। रेडियो में या टीवी रिसीवर्स में फ्रीक्वेंसी को सेट करने पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में एज ए वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर आरएफ सर्किट में हम यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड का, या फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ट्यूनिंग सर्किट में हम वैरेक्टर डायोड का यूज करते हैं एज एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि फिर से देखिए आप यहाँ पर पूछ लिया गया है कि डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन द डिप्लीशन एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरली दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है डिफरेंस, तो यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स की हेल्प से भी आप बता सकते हैं डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वही हो जाएगा कि इसमें चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो हमने जो नोड्स हैं वो हम पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। तो ये चैनल ऑलरेडी यहाँ पर बना होता है, ठीक है, प्री डिफाइन यहाँ पर चैनल आता है, ठीक है। और अगर हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करें, ये डिप्लीशन टाइप हो गया, और हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चैनल होता है वो चैनल क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। चैनल जो है वो एब्सेंट है इसके और इसके बीच में, ठीक है। ये तो आपकी डिप्लीशन लेयर है, ये और ये, ठीक है। ये आपका सोर्स हो गया, गेट हो गया, ड्रेन हो गया। यहाँ पर ये आपका बॉडी पार्ट हो गया, सोर्स हो गया, गेट हो गया, ड्रेन हो गया, ये आपका बॉडी टर्मिनल हो गया है। ये आपका, अगर ये एन चैनल है तो ये मतलब ये एन है तो ये आपका पी हो जाएगा, पी, ये आपका पी हो जाएगा। इस तरीके से तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से या फिर आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है डिटेल में, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो भोकाल श्रृंखला है ये बेसिकली आपके जो एग्जाम पेपर हैं उनको एनालाइज करने का काम कर रही है। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से आपको लिखना है, कितना आपको लिखना है, उसमें आपकी हेल्प करेगी ये श्रृंखला। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्ज नहीं पे करना है, ना कोई आपको कोर्स परचेज करना है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। बस वहां पर जाइए, जिस टॉपिक में भी आपको समस्या है वो आप वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है वो देखते हैं। डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली होता है रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल टू द कैरियर सिग्नल। इसको हम रिप्रेजेंट एम से कर देते हैं, तो ये होता है AM अपॉन AC, ठीक है। तो डिफाइन कैसे आप करेंगे? डिफाइन करेंगे द एम्पलीट्यूड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं, टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ये रेशियो जो होता है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, इनफ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 क्या है? एक्सप्लेन वाई द बीजेटी बाइपोलर डिवाइस। इससे पहले हमने FET पढ़ा था। FET एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, वो रीजन मैंने आपको बताया था। वहीं पर हमने छोटा सा डिस्कशन कर लिया था बीजेटी के बारे में कि बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस होता है। तो बाइपोलर का मतलब होता है 2, यानी कि आपका जो बीजेटी का ऑपरेशन है वो बोथ इलेक्ट्रॉन यानी कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से परफॉर्म होता है। वहीं पर FET में अगर हम देखें, क्योंकि वो यूनिपोलर डिवाइस है, इस वजह से वहां पर या तो इलेक्ट्रॉन या होल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो बीजेटी इस वजह से बाइपोलर डिवाइस कहलाती है। तो लिखेंगे किस तरीके से आप इसको? ए बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड ए बाइपोलर डिवाइस बिकॉज इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एज चार्ज कैरियर फॉर इट्स ऑपरेशन। यानी कि अपने ऑपरेशन के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन और होल्स का यूज करता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इन्वॉल्व बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप एज वेल एज पी टाइप इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना बनाकर यहाँ पर दिखा देंगे। जब आप स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है इसकी विड्थ का, एमिटर, बेस और कलेक्टर की, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण है जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 24 भी आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये बहुत सारी टर्म्स हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इन्वॉल्व इसलिए किया है क्योंकि आपसे सेपरेटली स्लू रेट पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ सकता है, मोबिलिटी टर्म पूछ सकता है, रिपल फैक्टर पूछ सकता है, जैसे कि रिपल फैक्टर पूछा भी गया है। CMRR इंपॉर्टेंट है और पिंच ऑफ वोल्टेज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सेपरेटली आपसे टर्म्स पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो स्लू रेट को हम डिस्कस करते हैं। स्लू रेट एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊं तो स्लू रेट होता क्या है? स्लू रेट होता है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो वहां पर कितना फास्ट मैक्सिमम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो स्लू रेट कहलाता है। तो डिफाइन आप कैसे करेंगे? द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड टर्म है तो उसी की फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अगर हम अदर लें तो उसमें जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका स्लू रेट कहलाता है। और आप इसको अगर यूनिट में डिफाइन करेंगे तो वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड होता है, यानी कि माइक्रो सेकंड टाइम में कितना मैक्सिमम वोल्टेज आपका चेंज हुआ है वो स्लू रेट कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है? जनरली एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी चार्ज गेन करता है, वही आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप डिफाइन करेंगे ए यूनिट ऑफ एनर्जी
इक्विवेलेंट टू एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब ये आगे लिखा हो ना 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप उसको बोलेंगे, और वो इक्वल्स टू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 की। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट टर्म है आपकी यहाँ पर मोबिलिटी। मोबिलिटी को आप रिलेट करेंगे मोबाइल से। मोबाइल क्या करते हैं, पहले आपके लैंडलाइन फोन होते थे, वो एक जगह पर ही रखे रहते थे, लेकिन जो मोबाइल हैं अब मोबाइल को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करा सकते हैं। तो वैसे ही मोबिलिटी को अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर मोबाइल मतलब जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की आप बात करें, तो वो जब एक सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो मोबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो मोबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, द मेजर ऑफ हाउ क्विकली चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स कैन मूव थ्रू ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इन रेस्पॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पॉन्स में सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कितने क्विकली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो मोबिलिटी कहलाता है। और इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये मोबिलिटी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो टर्म थी हमारे पास। नेक्स्ट टर्म क्या थी बच्चों? नेक्स्ट टर्म थी रिपल फैक्टर, फिर CMRR हम देखेंगे, है ना। तो रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है। जब हमने 2 पार्ट्स देखे थे तो उसमें हमने आई थिंक दोनों पार्ट्स में वहां पर कवर किया है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? जनरली रेशो होता है किसका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, जो कि हम रेक्टिफायर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं, टू द DC कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। जो DC कंपोनेंट हमें आउटपुट पर मिलता है रेक्टिफायर के, उन दोनों का जो रेशो है वो रिपल फैक्टर कहलाता है। और जनरली जो रिपल का लेवल होता है वो आउटपुट सिग्नल को बताता है। मतलब ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ द रिपल्स इन द आउटपुट सिग्नल, कि किस लेवल का रिपल्स आपको आउटपुट सिग्नल पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं CMRR पर। CMRR की अगर हम बात करें तो दैट्स द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो ये भी क्या है? कॉमन मोड को रिजेक्ट करने का काम करता है। एक टर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि ये जो जनरली होता है ये रेशो होता है किसका? डिफरेंशियल गेन का कॉमन मोड गेन के साथ। ठीक है, तो आप डिफाइन करेंगे द रेशो ऑफ द डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंडिकेटिंग इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल्स एंड एम्पलीफाई ओनली द डिफरेंशियल सिग्नल। मतलब ये बताता है कि ये इंडिकेट करता है कि कितना सिग्नल कॉमन मोड का जो है वो रिजेक्ट करने की एबिलिटी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, और जो वो डिफरेंस है उसी को ये एम्पलीफाई करता है, यानी कि एम्पलीफाई ओनली द डिफरेंशियल सिग्नल। ठीक है, तो आई होप CMRR भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड लास्ट टर्म जो यहाँ पर पूछी गई थी दैट्स द पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज अगर आपको ध्यान हो, JFET या MOSFET में हम बात करें तो वो वोल्टेज होती है या वो वोल्टेज लेवल होता है जहां पर आपका जो करंट है वो कट ऑफ हो जाती है ना। तो दैट मींस द गेट सोर्स वोल्टेज, जो गेट और सोर्स टर्मिनल पर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एट विच द चैनल ऑफ JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या MOSFET इज पिंच्ड ऑफ। मतलब वहां पर जो पिंच हो जाए, वो एक दूसरे से जो डिप्लीशन लेयर है दोनों जंक्शंस की वो मिल जाती है, पिंच हो जाती है, तो दैट्स कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज एंड रिजल्टिंग इन ए कट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस। जिससे कि जो डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाता है? कट ऑफ हो जाता है, यानी कि वो फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको यहाँ को एक्सप्लेन करूं तो ये आपका सपोज PN चैनल JFET है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये आपका है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये एक डिप्लीशन लेयर बनती है ऐसे। तो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाती है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों तरफ की डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच कर जाती हैं, और यही वोल्टेज जो आपने गेट और सोर्स टर्मिनल पर अप्लाई किया था, ठीक है, वो सॉरी ये सोर्स टर्मिनल यहाँ पर रहता है, इनके बीच में जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था वो अब आपका जिस लेवल पर ये पिंच ऑफ हुआ है, दोनों डिप्लीशन लेयर की जो लेयर है, विड्थ की जो लेयर है वो टच हुई है एक दूसरे से, तो वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो आई होप सारी टर्म्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब ब्रेक डाउन मैकेनिज्म ऑफ द डायोड। डायोड का ब्रेक डाउन मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है। तो जनरली डायोड में 2 तरीके के ब्रेक डाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेक डाउन होता है, एक एवलांचे ब्रेक डाउन होता है। जीनर ब्रेक डाउन बेसिकली आपका हैवीली डोप्ड डायोड में होता है, जो डायोड हैवीली डोप्ड रहता है और वहां पर आपका लोअर वोल्टेज रहेगा। और एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो लाइटली डोप्ड डायोड में आपको देखने को मिलता है, रिवर्स बायसिंग में, यानी कि ब्रेकडाउन आपको रिवर्स बायसिंग में देखने को मिलेगा। तो 2 तरीके के आपके ब्रेकडाउन होते हैं। फर्स्ट वन इज द जीनर ब्रेकडाउन और इट हैपन्स इन
हैवीली डोप्ड डायोड एट लोअर वोल्टेज। लो वोल्टेज पर हैवीली डोप्ड जो डायोड होता है वहां पर आपको जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स टनल थ्रू द डेप्लीशन रीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ब्रेकडाउन होने पर आपके डायोड में जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत तेज गति से होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि आपका डायोड डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो थ्रू द टनल होता है ना, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हैवीली डोप्ड है। ठीक, वहीं पर अगर हम एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करें तो दिस अकर इन द लाइटली डोप्ड डायोड एट हायर वोल्टेजेस। मतलब यहां पर जो एवलांचा ब्रेकडाउन होता है वो लाइटली डोप्ड डायोड में होता है एट हायर वोल्टेज, और वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स। इसमें क्या होता है कि हायर वोल्टेज है, लाइटली डोप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और जनरेट करेंगे मोर कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, मतलब वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट करेंगे, जिससे कि इन ए चेन रिएक्शन, एक चेन की रिएक्शन यहां पर बन जाती है, और इट रिजल्ट टू रैपिड इंक्रीज इन द करंट, और बहुत तेज गति से इंक्रीज हो जाता है करंट का अमाउंट, जिस वजह से हमारा जो चैनल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर जो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है रिवर्स बायसिंग में वो ब्रेक हो जाती है और एक बहुत अधिक मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है। इसी को हम एवलांचे ब्रेकडाउन बोल देते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेपरेटली भी ये ब्रेकडाउन्स पूछे जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स में पूछ लिया कि डिस्क्राइब कीजिए जीनर ब्रेकडाउन या एक्सप्लेन कीजिए एवलांचे ब्रेकडाउन, तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेटली भी ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर देखिए 2 पार्ट हो गए, आई थिंक दोनों पार्ट्स में मुझे जहां तक ध्यान है हमने ये क्वेश्चन कवर किया है, और आज भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है आइडियली, वो यहाँ पर इसने पूछी है। ठीक है, तो 4 कोई भी आप लिख देंगे, जो पहले वाले पार्ट में हमने शायद, या स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहां पर जब हमने इसको कवर किया था तो वहां पर मैंने बहुत सारी आपको इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, लेकिन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 4 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस होता है, जीरो आउटपुट इंपिडेंस होता है, और इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। ठीक है, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है। चलिए अब हम 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डोपिंग। डोपिंग से आप क्या समझते हैं एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और क्यों रिक्वायर होती है। तो डोपिंग जनरली होता क्या है, अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं, एक तरीके से मिलावट को हम डोपिंग कहते हैं। जैसे हम दूध में पानी मिला देते हैं ना, तो मिलावट वाला दूध हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का दूध में डोपिंग है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में बात करें तो डोपिंग इज एडिंग इंप्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर टू कंट्रोल इट्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। मतलब उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, वो आपका डोपिंग कहलाता है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? इट क्रिएट्स द एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली हम जब डोपिंग करते हैं तो यहां से हमें मिलता है या तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर या पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिससे हम डायोड यानी कि पीएन जंक्शन क्रिएट कर पाते हैं, बीजेटी बना पाते हैं, जीएफईटी बना सकते हैं, मॉसफेट बना सकते हैं, है ना। एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग पीएन जंक्शंस एंड इनेबलिंग डिवाइसेस फंक्शनलिटी लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है ये क्लियर हुआ, और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए टर्म डोपिंग। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाई डोपिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेपरेटली करके भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाए तो फिर आप यहाँ पर डोपिंग करके दिखा देंगे। ये आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें एक तरफ आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी, एक तरफ आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी। जिधर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की उधर पी टाइप बन जाएगा, जिधर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की उधर एन टाइप बन जाएगा, और यहाँ पर बीच में एक जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये आपका ट्राइवैलेंट है और ये आपका पेंटावैलेंट है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर सेपरेटली पूछा गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए इतना डिस्क्रिप्शन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक है, फिर आगे पूछा गया लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द मॉड्यूलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एडवांटेजेस क्या है मॉड्यूलेशन की, या व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला जो एडवांटेज है वो यही है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन, मतलब जो सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, एंटीना का साइज रिड्यूस हो जाएगा। जब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो सिग्नल की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा, और जब सिग्नल की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो सिग्नल अब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भी भेज सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब रेंज एक्सटेंशन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एडवांटेजेस हैं। 2 पूछी थी, कोई भी 2 आप लिख देंगे, अदरवाइज आप 4 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंडीशन।
तो हमें यहाँ पर वीआई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। उसने केवल और केवल आइडियल डायोड का यहाँ पर पूछा है, तो सिंपल आप आइडियल डायोड की यहाँ पर वीआई करेक्टरिस्टिक बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं कलर चेंज करके यहाँ पर, तो आइडियल डायोड के लिए आपकी वीआई करेक्टरिस्टिक हो जाती है, क्योंकि आइडियल डायोड है तो डायोड आपको बेसिकली पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करता है। ये आपका इधर वी हो जाएगा, ये इधर आपका आई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करता है। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस इज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। रिवर्स बायसिंग जब आप एनोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। तो अब आपका जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग दी, तो जैसे ही आपने वोल्टेज दी तो तुरंत आपका जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक लार्ज अमाउंट में। ठीक है, और रिवर्स बायसिंग में वो जीरो रहेगा। ये देखिए आप, ठीक है, वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वहां पर करंट जो है वो जीरो ही है। ठीक है, तो ये आपका आइडियल डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक हो जाती है। और अगर मैं यहीं पर आपको प्रैक्टिकल डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से रहती है, ऐसे चलती है, फिर वो यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके दूसरे टाइप के मटेरियल के लिए होगा, कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगर हम रिवर्स बायसिंग में बात करते हैं तो एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर देखने को मिलता है और फिर रैपिडली आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये फोर जो जर्मेनियम मटेरियल हो गया, ये फोर सिलिकॉन मटेरियल हो गया। मतलब अगर सिलिकॉन का मटेरियल है तो उसमें थोड़ा सा जो उसकी कट ऑफ वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द जर्मेनियम। ठीक है, जब हमने एक क्वेश्चन में कवर अप किया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपैरिजन कीजिए दोनों मटेरियल्स में, तो वहां पर हमने देखा था। ठीक है, लेकिन आपसे केवल आइडियल पूछा गया तो आप यही ड्रॉ करेंगे जो मैंने व्हाइट कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वीआई करेक्टरिस्टिक कैसे आपको आइडियल की ड्रॉ करनी है रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंडीशन में। यहां पर कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ड्रॉ करनी है वीआई करेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर द सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, स्टेट टू रीजन। कोई भी दो रीजन दीजिए जिसमें यह बताया जाए कि ब्रिज टाइप का जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो सेंटर टैप्ड के फुल वेव रेक्टिफायर से अच्छा होता है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन तो यही हो जाता है कि सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो कि कॉस्टली होता है, यानी कि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा है। वहीं पर ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो जनरली क्या पूरी एसी जो आपकी आउटपुट होती है, मतलब सॉरी पूरी एसी जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी कंप्लीट साइकिल को यूटिलाइज करता है। वहीं पर सेंटर टेप्ड में वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब हम दो रीजन से एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे। जैसे एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो ब्रिज रेक्टिफायर यूटिलाइज ऑल पार्ट ऑफ द एसी साइकिल इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो दैट मींस एफिशिएंसी जो होती है ब्रिज रेक्टिफायर की वो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर से अच्छी होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ट्रांसफार्मर ब्रिज रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड साइज। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर मतलब ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट एंड साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो रीजन हो जाते हैं आपके ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करने के एट द प्लेस ऑफ द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी। बीजेटी और एफईटी के बीच में कोई भी दो डिफरेंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक डिफरेंस जो कि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में के हेल्प से डिफरेंशिएट कर भी चुके हैं, क्या कि एफईटी जो है वो यूनिपोलर डिवाइस है, बीजेटी आपका बाइपोलर डिवाइस है। ठीक है, जबकि अगर हम इंपिडेंस की बात करें तो एफईटी का इंपिडेंस हाई होता है जबकि बीजेटी का इनपुट इंपिडेंस लो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी दो फैक्टर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पहले कंट्रोल की, तो जो एफईटी होता है यूजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द करंट फ्लो। मतलब एफईटी को हम अगर एफईटी में करंट को कंट्रोल करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वहीं पर बीजेटी यूज द करंट इंजेक्शन। यहाँ पर बीजेटी में जो है वो करंट के हेल्प से आप कंट्रोल करेंगे आउटपुट करंट या करंट के फ्लो को। ठीक है, वहीं पर इंपिडेंस की अगर हम बात करें तो एफईटी हैज हायर इनपुट इंपिडेंस, बीजेटी हैज लोअर इनपुट इंपिडेंस। तो ये दो डिफरेंट कंपैरिजन हो गए। आप कोई और फैक्टर्स को लेकर भी यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं जो मैंने बताया वही आप कंपैरिजन यहाँ पर दिखाएं। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एवलांचे एंड जीनर ब्रेकडाउन। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि आपका ब्रेकडाउन इन डायोड आप एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पर भी हमने दोनों एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पर डायरेक्टली उसने डिफरेंशिएट करा लिया बिटवीन द एवलांचे एंड जीनर ब्रेकडाउन। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है? अकर्स एट द हायर वोल्टेज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स क्रिएटिंग मोर चार्ज कैरियर्स।
ठीक है, यानी कि ये आपका हायर वोल्टेज के कारण अकर होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है और मोर चार्जेस कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होते हैं, एक चैन बना लेते हैं, जिस वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सडनली वहां पर फ्लो हो जाता है और वो आपको एवलांचे ब्रेकडाउन दे देता है, और ये आपका लाइटली डोप्ड डायोड में होता है। ठीक है, वहीं पर जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हैविली डोप्ड डायोड में होता है एट द लोअर वोल्टेज, और ड्यू टू द टनलिंग यहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं अक्रॉस द जंक्शन, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से सडनली वहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और वहां पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसको आप जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन दोनों की वेवफॉर्म याद है तो इस क्वेश्चन में वेवफॉर्म भी बना सकते हैं ऑप्शनल के तरीके से, अदरवाइज 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इनफ हो जाएगा जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है या जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 33। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है कि स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड द वाईफाई टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी में बेसिक डिफरेंस यहाँ पर बताना है, डिटेल में हमें नहीं बताना है। तो जनरली अगर आप देखें दोनों चीजें आज के समय में आप बहुत बेहतर तरीके से यूज करते हैं, और ब्लूटूथ जो है जब से आपको इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिली है, 4G आया है, तब से ब्लूटूथ का यूज़ जो है वो ना के बराबर होने लगा है। तो अगर हम दोनों टेक्नोलॉजी को देखें तो एक तरीके से दोनों आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस जो है एक दूसरे में क्या है, कवरेज एरिया का डिफरेंस हो जाता है। तो आप किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे? ब्लूटूथ कनेक्ट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ब्लूटूथ में आपस में जो डिवाइसेस हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कनेक्ट रहती हैं, टिपिकली विद इन ए रूम, जनरली एक रूम के अंदर तक ही सीमित है, फॉर पर्सनल यूज आप इसका यूज करते हैं। वहीं पर वाईफाई कनेक्ट डिवाइस टू ए नेटवर्क और द इंटरनेट ओवर लॉन्ग रेंज। कंपेयर टू द ब्लूटूथ अगर हम देखें तो वाईफाई जो डिवाइस को कनेक्ट करता है वो एक ज्यादा कवरेज एरिया या ज्यादा रीजन आपको प्रोवाइड करा देता है, ऑफ्टन कवरिंग एंटायर बिल्डिंग और आउटडोर एरियाज। जहां तक अगर हम बात करें तो कवर करता है, जैसे एंटायर बिल्डिंग हो गया या फिर आउटडोर एरिया, कंपेयर टू द ब्लूटूथ ज्यादा कवर करता है। बोथ आर द वायरलेस टेक्नोलॉजीज बट सर्व डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्लियर हुआ होगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ JFET, मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ट्रांस कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो जनरली अगर मैं बताऊं तो ट्रांस कंडक्टेंस JFET का क्या होता है, रेशो होता है एक, किसका? चेंज इन ड्रेन करंट कितना हो रहा है टू द चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज पर कितना ड्रेन करंट चेंज हो रहा है, दिस रेशो इज नोन एज द ट्रांस कंडक्टेंस। तो लिखेंगे आप यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस इन द JFET इज द रेशो ऑफ चेंज इन द ड्रेन करंट टू चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, वाइल कीपिंग द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप कांस्टेंट रखेंगे तो वो जो रेशो होगा दैट्स कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस। इट इंडिकेट्स दैट द JFET एबिलिटी टू कंट्रोल द करंट फ्लो। और ये जो फैक्टर है ट्रांस कंडक्टेंस, ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है JFET की एबिलिटी कि वो कितने करंट को कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि करंट का जो फ्लो है उसको कितना कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मैं ट्रांस कंडक्टेंस को थ्योरी के हिसाब से लिखना चाहूं तो ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन द ड्रेन करंट, चेंज इन द ड्रेन करंट टू चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज, चेंज इन द गेट टू सोर्स वोल्टेज। जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ JFET ट्रांस कंडक्टेंस। क्लियर? आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द CMRR, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर आपको ये फैक्टर कैलकुलेशन में कैलकुलेट भी करवा लेता है। ठीक है, तो जनरली क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एक ऐसी एबिलिटी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जिसमें वो कॉमन मोड को कितना रिजेक्ट कर पाता है, या कॉमन मोड को रिजेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कहलाता है। रेशो है तो इसका मतलब दो वैल्यूज में कहीं ना कहीं रेशो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वैसे क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें CMRR की, इज ए मेजर ऑफ differential amplifier's ability to reject the signal common to both input while amplifying the difference between them। ठीक है, मतलब दोनों पर जो कॉमन सिग्नल है उसको रिजेक्ट करने का यहाँ पर काम करता है, और जो उनका डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई यहाँ पर करता है। इट्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिबल एंड इंडिकेट द डिवाइसेस क्वालिटी
इन एलिमिनेटिंग अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल, यानी कि ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्वालिटी बताता है, क्या कि कितना अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल को वो रिजेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36 कि CMRR क्या होता है। पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी आप वो लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है ये भी आप लिख सकते हैं, तो जो आपकी मर्जी हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द BJT एंड JFET, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपको डिफरेंस यहाँ पर बताना है। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो BJT क्या होता है, BJT जनरली एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जहां पर क्योंकि ये बाइपोलर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, 3 लेयर डिवाइस होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहीं पर JFET की हम बात करें तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इसमें क्योंकि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जो कि एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, तो इसमें आपका या तो वर्किंग इलेक्ट्रॉन के कारण होगी या वर्किंग होल्स के कारण होगी, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हैं। और जो चैनल्स की आप बात करते हैं या टर्मिनल्स की आप बात करते हैं तो ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो कुछ ये फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो BJT की अगर हम बात करें तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों यूज होते हैं, 3 लेयर होती है जिसको हम एमिटर, बेस और कलेक्टर बोलते हैं, और हाई करंट गेन होता है BJT का। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, यूज आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स, इसी वजह से इसको यूनिपोलर बोला जाता है। यूनिपोलर डिवाइस होती है आपकी FET। ठीक है, और सिंगल चैनल दैट मीन सोर्स, ड्रेन और गेट, ये 3 टर्मिनल्स होते हैं। हाई इनपुट इंपिडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हाई करंट गेन होता है BJT में, यहाँ पर हाई इनपुट इंपिडेंस रहता है। ठीक है, आई होप BJT और JFET का जो डिफरेंस है वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि डिफरेंशिएट कीजिए एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन को। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज में बने हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। तो क्या डिफरेंस है एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन में, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं इसको। तो एवलांचे ब्रेकडाउन जो जनरली होता है वो कहाँ पर होता है, हायर वोल्टेज पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डोपिंग होती है वो लो डोपिंग होती है जीनर डायोड के मतलब जीनर ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में। जीनर ब्रेकडाउन वहां पर देखने को मिलता है जहां पर हाई लेवल की डोपिंग होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ठीक है, और यहाँ पर लोअर वोल्टेज के कारण ये जीनर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है क्योंकि डोपिंग हाई रहती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एवलांचा ब्रेकडाउन की बात करें तो अकर एट द हायर वोल्टेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि हायर वोल्टेज रहेगा तो उसकी वजह से आपका, चूंकि हमारे पास जो डोपिंग का लेवल है वो लो होता है ना, तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यानी कि जो चार्जेस हैं उनका जो कोलिजन होगा वहां से यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर यहाँ पर बनना स्टार्ट होंगे, है ना। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। वहीं पर अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें तो अकर एट ए लोअर वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एक सेकेंड, ये वेरी हाई हम यहाँ पर लिखेंगे, वेरी हाई रहता है, और इस वजह से ड्यू टू द क्वांटम टनलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और चूंकि ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स के हिसाब से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। आप चाहें तो वेव फॉर्म भी यहाँ पर दोनों की बना सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल आप अगर ये पॉइंट्स भी 3 एक्सप्लेन कर देंगे डिफरेंस की फॉर्म में तो इनफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर मैं बात करूं तो बोथ कॉजेज रिवर्स करंट टू इंक्रीज रैपिडली इन द सेमीकंडक्टर, मतलब चूंकि जो डायोड जब हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, यानी कि एनोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, लुक्स लाइक दैट अगर आप बात करें, क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है, जब बैटरी के हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो इट बिकम इन द रिवर्स बायसिंग। और इस सिचुएशन में रिवर्स करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर में, यही आपका ब्रेकडाउन कहलाता है, जो कि 2 टाइप का है, एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द 2 एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कोई भी 2 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो जनरली अगर हम देखें तो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जो है वो हम अपनी होल लाइफ में कर ही रहे हैं। जैसे हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो सर्विस आपको मिल रही है वो सैटेलाइट के थ्रू मिल रही है। फिर आप टीवी जो देख रहे हैं घरों में बैठकर, टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो आप देख रहे हैं वो भी सैटेलाइट के माध्यम से हो रही है। आप तुरंत मैप खोल के जब आप कहीं जाते हैं तो सारी लोकेशंस आप पता कर लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आपसे 2 पूछी गई हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम, यानी कि जिसको आप GPS बोल देते हैं, तो ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है। और नेक्स्ट वन इज द टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो टीवी आप देखते हैं, रेडियो का जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सब आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट है, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 39 में भी कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्दा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द डोपिंग। डोपिंग क्या है, डोपिंग की क्या नीड है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर मैं डोपिंग की बात करूं तो डोपिंग एक तरीके से मिलावट होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देती है। और नीड क्या हुई? नीड डोपिंग की ये होती है जिससे कि हम इसमें मिलावट करके जो आपके सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है उसमें वेरिएशन कर सकें। ठीक है, जैसे मिलावट वाला दूध है, वैसे ही यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर में मिलावट कर देते हैं और उसका उद्देश्य है कि जो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है उसको हम वेरी कर सकें, उसमें हम वेरिएशन ला सकें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में टू मॉडिफाई इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए इट्स नीड टू क्रिएट द एन चैनल एज वेल एज द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चैनल। मतलब हमने किस तरीके की मिलावट की है उसके हिसाब से हमें एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाता है, विच आर एसेंशियल फॉर मेकिंग द डायोड, जिसका यूज करके हम डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम क्रिएट कर पाते हैं। और डोपिंग कंट्रोल द कंडक्टिविटी एंड द इनेबल द क्रिएशन ऑफ वेरियस सेमीकंडक्टर जंक्शन। और डोपिंग से ही हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करती है सेमीकंडक्टर के, और इसी वजह से हम इनेबल कर पाते हैं क्रिएशन ऑफ वेरियस सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप डोपिंग बहुत आसानी से अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर जैसे मैं बार बार बोलता हूं आपको डायग्राम के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इधर हमने अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की तो ये पी टाइप बन जाएगा, इधर अगर मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की तो ये एन टाइप बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार बन जाएगी जिसको हम जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और वो पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है और ये आपका एक डायोड बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रडार क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए, फिर उसकी कोई भी दो एप्लीकेशन आप हमें लिखकर दिखा दीजिए। ठीक है, इतना ही यहां पर पूछा गया है। तो रडार की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का काम होता है रडार का, मतलब डिटेक्ट करना और उसकी रेंज को फाइंड आउट करना कि कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका रडार का काम होता है। ठीक है, तो अगर हम रडार की बात करें तो रडार क्या है? रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहलाता है। इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है दैट यूजेज रेडियो वेव्स, देखिए नाम में ही रेडियो डिटेक्शन आ रहा है ना, तो रेडियो वेव्स की हेल्प से डिटेक्ट करना और रेंजिंग करना, ये आपका इस सिस्टम रडार का काम है, टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन देयर डिस्टेंस, स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि उसकी क्या डिस्टेंस है, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन है, मूवमेंट की हमारी तरफ है या हमसे दूर जा रहा है, तो ये आपका रडार कहलाता है। डिटेल में पढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक को आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग 75 प्लस वीडियोस हैं पूरी 5 यूनिट्स की, तो वहां पर जाकर आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसकी दो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहली एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग। जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो आपकी रडार की हेल्प से की जाती है, डिटेक्टिंग द प्रिसिपिशंस एंड स्टॉर्म सिस्टम, इनको डिटेक्ट करके वेदर फोरकास्टिंग आपको प्रोवाइड कराता है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी आपका रडार की हेल्प से किया जाता है। आपने मूवीज में देखा होगा, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला करती है तो वो कहती है कि हमें इस तरीके से जाना है कि हम उस कंट्री के रडार की रेंज में ना आए, उस रडार की रेंज से हम बाहर से किसी तरीके से उसके अंदर एंटर कर जाएं जिससे कि उसको पता नहीं चलेगा, है ना। मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट पोजीशंस एंड द मोमेंटम, तो ये आपकी दो एप्लीकेशंस हो जाती हैं रडार की। आपको अगर कोई और एप्लीकेशंस याद हैं तो आप वो लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर पहुंचते हैं। ये 41 तक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं और आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और आप इन क्वेश्चंस का एंजॉयमेंट ले रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग और आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने का काम कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन द डायोड। डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है डायोड में, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो जनरली होता क्या है, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम डोपिंग कराते हैं, तो डोपिंग कराकर हमें एक तरफ P मिल जाता है जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, और एक तरफ N मिल जाता है, और इनके बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी हो जाती है। तो जब ये दीवार खड़ी हो गई तो अब यहाँ पर सेपरेशन हो गया दोनों के बीच में, चूंकि यहाँ पर होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। तो फिर क्या होना स्टार्ट होता है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की कोशिश करते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे तो जो यहाँ पर मेजॉरिटी है वो इधर भागना चाहेगी, जो यहाँ पर है वो इधर भागना चाहेगी, तो जंक्शन के अक्रॉस ये एक दूसरे से रिकम्बाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये रिकम्बाइन होंगे तो इधर जाकर ये इसके साथ रिकम्बाइन हुए तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर देते हैं और ये इधर निगेटिव आयंस क्रिएट कर देते हैं। तो जब एक तरफ पॉजिटिव जंक्शन के जहाँ की एन टाइप है और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पर
पी टाइप है जहां पर होल्स की मेजोरिटी है, उधर निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस। तो दैट मीन्स जो फर्दर मोमेंटम है इन आयंस का, इन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का, तो वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द ये जो पोटेंशियल आपका क्रिएट हुआ है जंक्शन के अक्रॉस, और इसी को आप डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं, यानी कि ये आपका डिप्लीशन लेयर कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिप्लीशन लेयर क्या होती है। चलिए इसको अब हम देख लेते हैं थ्योरी में आप कैसे लिखेंगे। द डिप्लीशन लेयर इन ए डायोड फॉर्म व्हेन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट। जॉइंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप फेविकॉल से या फेविस्टिक से चिपका रहे हैं, है ना, या फिर आप इसको फेविकॉल से चिपका रहे हैं, मजबूत जोड़ दे रहे हैं, नहीं। हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उसमें आप दोनों तरफ डिफरेंट डोपिंग कराते हैं, तो एक तरफ N बन जाता है, एक तरफ P बन जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब हमने N और Pn यानी कि एक जंक्शन क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द N साइड डिफ्यूज टू द P साइड, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी है और P में माइनॉरिटी है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स N साइड से डिफ्यूज होते हैं P साइड और लिविंग द पॉजिटिव आयंस बिहाइंड, और वहां पर फिर पॉजिटिव आयंस जंक्शन के बिहाइंड, जंक्शन के अक्रॉस वो छोड़ जाते हैं, व्हाइल द होल्स फ्रॉम द P साइड डिफ्यूज टू द N साइड। वैसे ही होल्स जो है P साइड से N साइड की तरफ डिफ्यूज होते हैं और वो निगेटिव आयंस छोड़ जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस, तो उस वजह से एक एरिया डिप्लीटेड हो जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, फर्दर वो आपके इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती हैं, क्योंकि आपका जंक्शन के अक्रॉस पॉजिटिव N टाइप पर और निगेटिव P टाइप की तरफ लेयर बन जाती है, आयंस इकट्ठा हो जाते हैं जो फिर आगे फर्दर मोमेंटम को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हुआ। अब अगर आपसे डिप्लीशन लेयर पूछी जाती है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को या किसी की वर्किंग को लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको डिप्लीशन लेयर एक्सप्लेन करना होगा, तो ये आपको इनफ है वहां पर भी वर्किंग में एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 से पर्दा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि व्हाट इज द या एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द डायोड। डायोड पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो डायोड पर अगर मैं बात करूं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के पेयर क्रिएट हो जाते हैं, है ना, हीट अप होने की वजह से, जिससे कि फॉरवर्ड वोल्टेज तो ड्रॉप होता है, लेकिन रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है और लीकेज करंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स टेम्परेचर के 3 से 4 पॉइंट्स आप जो इफेक्ट डायोड पर होते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द डायोड, डायोड पर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है या डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी डिक्रीज होता है, लेकिन लीकेज करंट इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि लीकेज करंट इंक्रीज होता है और रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है, जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो दोनों डिक्रीज होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपके टेम्परेचर के डायोड पर देखने को मिलते हैं, आपके ये इफेक्ट्स। ठीक है, और आगे दीज इफेक्ट्स आर ड्यू टू द इंक्रीज्ड थर्मल एनर्जी कॉजिंग मोर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेशन एंड हायर कैरियर मोबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है डायोड का तो उनकी जो मोबिलिटी है, मूव करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो पेयर जनरेशन है, पेयर्स की जनरेट होने की जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स टेम्परेचर्स के डायोड पर। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीजेटी एंड जेएफईटी। आई थिंक हमने अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन जब हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से उठाए तो वहां से कितने क्वेश्चन आपको रिपीट होकर मिल रहे हैं, ये खुद आप यहाँ से एक जो क्या कहते हैं ना ट्रिक, वो यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं, या फिर लैंग्वेज कैसे चेंज करके वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चंस पूछने का, वो आपको क्लियर हो सके बहुत ही आसानी से, है ना, कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, और इससे आप एक स्ट्रेटेजी बना सकें कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है अपनी फर्दर सब्जेक्ट की। ठीक, तो चलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं वही 4 पॉइंट्स के हिसाब से। बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और बीजेटी जो होता है वो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के ऑपरेशन यानी कि उनके मोमेंटम के कारण इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। 3 लेयर एमिटर बेस कलेक्टर होते हैं, मतलब 3 टर्मिनल्स होते हैं, और हाई करंट गेन होता है। वहीं पर जेएफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें आप या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की वजह से ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, और जो चैनल मतलब यहाँ पर जो टर्मिनल्स होते हैं वो सोर्स, गेट और ड्रेन होते हैं। हाई इनपुट इंपिडेंस इसका होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था, जो कि हम 2 से 3 बार इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय CMRR इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में CMRR क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा है। इससे पहले यही क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है,
जिसमें डायरेक्टली ये पूछ लिया गया कि डिफाइन कीजिए CMRR क्या होता है, कि या एक्सप्लेन कीजिए CMRR क्या होता है। यहाँ पर इसने CMRR इन ओपैम्प को उससे क्या आप समझते हैं ये पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को घुमा फिराकर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो CMRR क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक ऐसी एबिलिटी है जो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये बताती है कि कितने वो कॉमन मोड सिग्नल को कितना वो क्या कर पा रहा है, रिजेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन करना चाहें इसको तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? CMRR is a measure of a differential amplifier ability to reject the signal common to both input while एम्पलीफाइंग द डिफरेंस बिटवीन दैम। मतलब जो दो इनपुट हमने इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किए हैं उसमें जो कॉमन सिग्नल है वो कितना उसको रिजेक्ट कर पा रहा है और उसका जो डिफरेंस है दोनों सिग्नल्स का उसको एम्पलीफाई कर पा रहा है, यही कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहलाता है। और इट्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिबल्स एंड इंडिकेट्स दैट द डिवाइस क्वालिटी इन एलिमिनेटिंग द अनवांटेड कॉमन मोड सिग्नल। और ये एबिलिटी बताता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जिसमें हम उस मतलब या उस डिवाइस या हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो वो कितना एलिमिनेट कर पा रहा है अनवांटेड मोड या कॉमन सिग्नल को। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन ऑप-एम्प, यानी कि वर्चुअल ग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड अगर आप बेसिकली देखें तो वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है कि वर्चुअल ग्राउंड हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज करते हैं और वो एक तरीके से जैसे ग्राउंड हम कनेक्ट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में वैसा ही होता है, लेकिन ये फिजिकली हम इसको कनेक्ट नहीं करके दिखाते हैं। मतलब ये फिजिकली हमारा नहीं दिखेगा कि कनेक्ट है फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन इट बिहेव लाइक ए ग्राउंड जैसा कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये एक तरीके से निगेटिव फोर्स प्रोवाइड कराता है बोथ इनपुट्स पर, जो कि आपकी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? वर्चुअल ग्राउंड इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वर्चुअल ग्राउंड इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए पॉइंट इन द सर्किट दैट बिहेव लाइक ए ग्राउंड। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है कहां पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो कि बिहेव करता है एज ए ग्राउंड, बट इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू इट। मतलब उसको हम फिजिकली ऐसे देखेंगे नहीं, जैसे हम सर्किट में हम दिखा देते हैं, आपने देखा होगा ना सर्किट में हम इस तरीके से ये ग्राउंड करके दिखाते हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन ये वो सिचुएशन नहीं कि इसको आप फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकें। इट अकर्स व्हेन द नेगेटिव फीडबैक फोर्सेज बोथ इनपुट्स टू हैव इक्वल वोल्टेज। मतलब ये तब आप मेजर कर पाते हैं या महसूस होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब निगेटिव फीडबैक फोर्स करे दोनों इनपुट्स जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है इन्वर्टिंग एज वेल एज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वो इक्वल हो, है ना। दिस कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिंप्लीफाई और एनालाइज या डिजाइन करने के काम में यूज होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, तो आई होप वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट XOR गेट एंड टू इनपुट XNOR गेट। मतलब XNOR गेट होता है एक और एक XNOR गेट होता है, तो उनकी ट्रुथ टेबल बनानी है यहाँ पर, जिसमें दोनों में आपका दो दो इनपुट्स होती है। ठीक है, तो इसमें हमने ट्रुथ टेबल बनाई हुई है यहाँ पर, और उनके सिंबल्स भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे XOR और इधर है XNOR। अगर आपसे डिटेल में भी इसको पूछा जाता है तो जनरली आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल की एक्सप्रेशन को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो XOR गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें मिनिमम 2 इनपुट्स होते हैं, और यहाँ पर अगर दोनों इनपुट सेम हो, जैसे कि 0 0 है या फिर 1 1 है, तो इट प्रोवाइड द आउटपुट 0 ऑलवेज। व्हेन बोथ द इनपुट्स बिकम सेम then we get the output of XOR gate 0. Otherwise, if any one input is differ from the other input, then we get the high output. ठीक है, ये आपका ट्रुथ टेबल यहाँ से एक्सप्लेन करती है, और ये इसका सिंबल हो जाएगा XOR गेट का। वहीं पर XNOR की बात करें तो XNOR इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि X और है और इसमें अगर मैं नॉट लगा देता हूं तो इट बिकम्स द XNOR। तो जहां पे आपको 0 मिल रहा है वहां पर आपका 1 हो जाएगा, और जहां पर आपको दोनों जगह 1 मिला है वहां पर दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो यहां से ट्रुथ टेबल इसकी क्या बताती है कि जब दोनों इनपुट सेम हो तब आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज अगर दोनों इनपुट डिफर हैं एक दूसरे से तो वी गेट द आउटपुट 0। और ये आपका इस तरीके से XNOR का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पर आप नॉट गेट का सिंबल ऐड कर देंगे, देन इट बिकम्स द XNOR गेट। क्लियर? तो ये केवल और केवल आपसे ट्रुथ टेबल यहाँ पर पूछी गई है, तो आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे और सिंबल बना देंगे, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि एनलिस्ट द मेरिट ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। एनलिस्ट द मेरिट्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो मेरिट्स होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वो यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं। तो 2 मार्क्स का है, तो आप 2 3 4 अराउंड 4 मेरिट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो
मेरिट्स की अगर हम बात करें तो वाइड कवरेज एरिया प्रोवाइड कराता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर कंसिस्टेंट सिग्नल क्वालिटी ओवर द लार्ज डिस्टेंस, मतलब लार्ज डिस्टेंस तक जब सिग्नल जा रहा है तो वहां पर कंसिस्टेंसी बनी रहती है सिग्नल की क्वालिटी पर। और वहीं पर इनेबल द ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आप टीवी ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आप सुनते हैं, तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज। और जो रिमोट एरियाज मतलब जहां पर सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां तक ये सिग्नल को इजीली और आसानी से पहुंचा देता है, सर्विस प्रोवाइड करा देता है। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 या 4 कोई भी आप मेरिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। क्लियर, रामगाथा यहाँ पर नहीं लिखनी है, पता चला सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मेरिट को इंडिविजुअली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, उसने एनलिस्ट करके बोला है, यानी कि आपको केवल और केवल लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड से आप क्या समझते हैं, एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। कोई भी एक एप्लीकेशन वैरेक्टर डायोड की यहाँ पर पूछी गई है। तो जनरली वैरेक्टर डायोड क्या होता है, एक इस तरीके का डायोड होता है जिसका जो कैपेसिटेंस होता है वो वेरिएबल रहता है, यानी कि ये एक तरीके से वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड कराता है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट्स ए वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। ठीक, तो एक तरीके का ये इस तरीके का डायोड होता है। तो ए वैरेक्टर डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एक्ट एज ए वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज की मदद से कैपेसिटर को कंट्रोल किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कैपेसिटर ड्यू टू द वोल्टेज वेरी करता है। इस टाइप का आपका ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है वैरेक्टर डायोड। इट्स कैपेसिटेंस वेरीज विद द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, यानी कि जो आपका रिवर्स वोल्टेज आप इस पर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से इस डायोड का कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैरेक्टर डायोड एक इस तरीके का डायोड है जो रिवर्स वाइसिंग वोल्टेज पर काम करता है। वन एप्लीकेशन और यहाँ पर पूछी है, तो जनरली अगर हम बात करें, जैसे आप रेडियो में ट्यून करने के लिए जो एक वो डमरू सा लगा होता है ना रेडियो के बाहर, आपने गांव में देखी होगी एक रेडियो जिसपे आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं कि ये वाला चैनल नहीं सुनना, दूसरा वाला चैनल सुनना है, तो वो एक लट्टू सा आपका बाहर होता है, उसको आप घुमाते हैं, जैसे आप अपने म्यूजिक प्लेयर में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए घुमाते हैं, वॉल्यूम बटन है ना, तो वैसे ही एक होता है ट्यून करने वाला बटन रेडियो में। तो जब आप उसको घुमाते हैं तो वहां पर आपका वैरेक्टर डायोड यूज किया जाता है टू चेंज द कैपेसिटेंस वैल्यू, है ना। तो वन एक्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग इन द रेडियो एंड टेलीविजन सर्किट्स, पर्टिकुलरली इन द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑस्किलेटर्स, जहां पर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑस्किलेटर की हम बात कर रहे हैं, देन वहां पर वैरेक्टर डायोड का यूज होता है। तो दिस इज द वन एप्लीकेशन ऑफ द वैरेक्टर डायोड। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि वाई एफईटी इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जब हमने डिफरेंस पढ़ा था किसमें, बीजेटी में, जेएफईटी में या बीजेटी में, एफईटी में, तो हम बात कर रहे थे कि बीजेटी जो होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, और उसी के कंपैरिजन में हम बताते थे कि जेएफईटी या एफईटी जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये ही यहाँ पर पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, इसको आप बताइए कि क्यों एफईटी जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो जनरली एक्चुअल में होता क्या है, जेएफईटी या फिर एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो कंट्रोल होती है जो अप्लाई हम कर रहे हैं फील्ड, या जो हम वोल्टेज वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी वजह से। इनपुट पर जो हमने वोल्टेज दिया उसके कंपैरिजन में या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पर वोल्टेज, उस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट कंट्रोल होती है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि आउटपुट ऑफ एफईटी कंट्रोल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द इनपुट वोल्टेज, इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोल देते हैं। सिंपल इज दैट। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बिकॉज इट्स आउटपुट करंट इज कंट्रोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से आउटपुट करंट कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए आप इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। द गेट वोल्टेज मॉडिफाइज द चैनल कंडक्टिविटी thus कंट्रोलिंग द करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन विदाउट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इनपुट करंट, मतलब जो गेट वोल्टेज मॉडिफाई हो रही है चैनल की कंडक्टिविटी, दस जो कंट्रोल है फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, वो विदाउट रिक्वायर एनी सिग्निफिकेंट इनपुट वहां पर कंट्रोल हो जाता है। तो दैट मीन्स सो दैट वी कॉल्ड द जेएफईटी या एफईटी एज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, आई होप जो अर्धशतक क्वेश्चन यानी कि 50वां जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा और आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होंगी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका रिकॉल भी होता जा रहा होगा जैसे जैसे आप अलग अलग इस श्रृंखला के पार्ट देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि आई होप कि ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या है, जो 4 हमको लिखनी है। एक तो इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इंपेडेंस होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, जीरो आउटपुट इंपेडेंस होता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आप आइडियल ऑप एम्प की याद कर लीजिए। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस, इनफाइनाइट बैंडविड्थ और जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द एएम वेव। एएम वेव के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन कीजिए, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरीज में स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको लगभग तीसरी या चौथी बार देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर मैं डिफाइन करूँ तो m इक्वल्स टू होता है am अपॉन AC, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल विद रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन बताऊँ यहाँ पर, तो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। वही रेशो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 52 में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्दा हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द करंट गेन इन सीबी एंड सीई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सीबी क्या है? कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की, और सीई क्या है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की। तो इसमें यहाँ पर जो गेन होते हैं कॉमन मोड में और कॉमन एमिटर में, उसके बीच में यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या पूछा है। इससे पहले ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, हमने इस सीरीज में कवर भी किया है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और था। दैट मीन्स वहाँ पर अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से घुमा दी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपको पता है कि कॉमन बेस में करंट गेन क्या होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होता है, तो तब आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा में इनडायरेक्टली यहाँ से रिलेशन पूछा गया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? वी नो दैट कि आई जो होता है एमिटर करंट, वो इक्वल टू होता है कंट्रोल करंट और बेस करंट के सम के। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू होता है आपका IC अपॉन IE, और बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बीटा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB। ठीक है, तो यहाँ पर हमें IC रेशो में लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को IC से डिवाइड कर देते हैं, तो इट बिकम IE अपॉन IC इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा IB अपॉन IC। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर IE अपॉन IC की जगह वैल्यू पुट करूँ, चूंकि ये उल्टा है तो इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल में रखेंगे 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस सेम एज इट इज IC अपॉन IB होता है बीटा, तो ये इट बिकम्स 1 अपॉन बीटा। ठीक, यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ बच्चों कि 1 माइनस अल्फा, वो सॉरी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, तो अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू लिखूँ तो बीटा की वैल्यू होगी अल्फा अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा हाँ 1 माइनस अल्फा, दैट्स द बीटा। ठीक है, तो आई होप अगर बीटा की फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो बीटा की फॉर्म में ये हो जाएगा, और अगर आप अल्फा इक्वल्स टू लिखना चाहते हैं तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन आप, सॉरी कोई सा भी टाइप का रिलेशन आप अल्फा और बीटा में दिखा सकते हैं। यही यहाँ पर पूछा गया था। इससे पहले क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लेता था कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बताइए, यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगर आप दोनों सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्टिंग से जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की सीरीज दोनों स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूँ ना तो आप न्यूमेरिकल में मार्क खाएंगे, ना 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे वहां पर आपको कोई समस्या होगी। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ये श्रृंखला स्टार्टिंग से देखते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स की भी 2 वीडियो 1 शूट में अवेलेबल है, वो दोनों वीडियो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी यूनिट का कोई भी न्यूमेरिकल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग भी आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ईमानदारी से अपने लिए ये 20 से 25 दिन निकालने हैं जिसमें आपको ईमानदारी से पढ़ना है। गारंटी है आप पास नहीं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस आप ईमानदारी से लगे रहें। क्वेश्चन नंबर 55 अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि वाई वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरी कैप। एक्सप्लेन यहाँ पर करना है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर मिस हो गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं कि कंपेयर बिटवीन द एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। ये क्वेश्चन भी कई बार हम कवर अप कर चुके हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के बीच में कंपैरिजन। तो अगर मैं बात बताऊं 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लिखकर आने हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन आपका लोअर डोपिंग पर होता है, जीनर ब्रेकडाउन हायर डोपिंग की वजह से होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज के कारण होता है, जीनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज के कारण होता है। ठीक है, और जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, और जो आपका जीनर ब्रेकडाउन होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन हाई डोपिंग है ना, ये होता है लो डोपिंग। ठीक है, और जब ये आपका लो डोपिंग है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हाई वोल्टेज के कारण होगा ब्रेकडाउन, यहाँ पर लो वोल्टेज के कारण होगा। इस तरीके से आप रिलेट करके यहाँ पर कंपैरिजन याद कर सकते हैं।
तो अवलांचा ब्रेकडाउन की बात करें, अकर एट द हायर वोल्टेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ आयोनाइजेशन और टेम्परेचर पॉजिटिव कोफिशिएंट रहता है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें जीनर ब्रेकडाउन की, तो जीनर ब्रेकडाउन लोअर वोल्टेज पर अकर होता है ड्यू टू क्वांटम टनलिंग इफेक्ट रहता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो निगेटिव रहता है, यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जीनर ब्रेकडाउन का होता है। और एक पॉइंट और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसमें डोपिंग जो होती है वो लो लेवल की होती है, यहाँ पर जो डोपिंग होती है वो हाई लेवल की डोपिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका कंपैरिजन हो जाता है बिटवीन द अवलांचा ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। और दोनों जो होते हैं उनमें आपका रिवर्स जो करंट होती है, रिवर्स वाइसिंग जो करंट होती है, क्योंकि ये दोनों ब्रेकडाउन आपको डायोड जब आप रिवर्स वाइसिंग में कनेक्ट करते हैं तभी देखने को मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी जो करंट है वो रिवर्स वाइस करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है, जिस वजह से आपका जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पर बोथ कॉजेज रिवर्स करंट टू इंक्रीज द रैपिडली इन द सेमीकंडक्टर, जिससे कि जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 था। 55 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, जो अभी पीछे आ गया था 54 को मिस हमने वहाँ पर कर दिया था। तो कोई बात नहीं है कि वाई वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरी कैप एक्सप्लेन। तो अभी हमने वैरेक्टर डायोड के बारे में पूछा, इससे पहले क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन पहले हमने अभी डिस्कशन किया है ना। तो वैरेक्टर डायोड वो डायोड होता है जब हम उसको रिवर्स वाइसिंग में कनेक्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटर जो होता है वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज जो भी आपने अप्लाई की है। तो इसी को नाम दे दिया वेरी कैप, मतलब वेरिएबल कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी वजह से हम इसको वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप डायोड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं किस तरीके से कि वैरेक्टर डायोड जो है वो वेरिएबल कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसी वजह से आप इसको वेरी कैप बोलते हैं। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, वैरेक्टर डायोड इज आल्सो कॉल्ड द वेरी कैप बिकॉज इट्स फंक्शन एज ए वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। इसका जो फंक्शन है वो वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर का है। और वेरी कैप इज ए पोर्टामेट्री, यानी कि एक इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया गया। अगर हम इसको ओपन करें तो वेरिएबल कैपेसिटेंस हम इसको नाम देंगे, है ना। और द डायोड रिवर्स बायस जंक्शन कैपेसिटेंस चेंजेस विद अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, और अलाउइंग इट टू एक्ट एज ए ट्यूनेबल कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज ए ट्यूनेबल कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप इस तरीके से यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि वेरी कैप इज स्टैंड, या फिर हाँ स्टैंड करके यहाँ पर लिख देंगे स्टैंड ऑफ, या शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पर ये लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ। इसकी है वेरिएबल कैपेसिटेंस की शॉर्ट फॉर्म है वेरी कैप। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 भी हो जाता है कि हम वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप क्यों बोलते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 55 भी आप समझ गए होंगे। वैरेक्टर डायोड से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर आप सिंबल यहाँ पर वैरेक्टर डायोड का बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर को शो करता है, जो कि वैरेक्टर डायोड का सर्किट सिंबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। डिफाइन द पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर द JFET। अगर आप सीरीज में पहले से बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो जनरली अगर हम पिंच ऑफ वोल्टेज की बात करें तो वो चाहे JFET में पूछ ले, FET नाम देकर पूछ ले, N चैनल JFET में पूछ ले या P चैनल JFET करके पूछ ले, घबराना नहीं है। पिंच ऑफ वोल्टेज वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होती है गेट सोर्स पर जो अप्लाई आपने की है, जिसकी वजह से आपका चैनल पिंच कर जाता है। मतलब दोनों डिप्लीशन लेयर जो है चैनल की वो जब मिल जाती हैं एक दूसरे से तो इट बिकम्स पिंच ऑफ, और वो वोल्टेज लेवल आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। अगर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये आपका कोई से भी टाइप का अगर आप चैनल ले रहे हैं तो ये एक मटेरियल इधर होता है, एक मटेरियल की लेयर आपकी इधर होती है, ये बीच में चैनल होता है। जिस तरीके का भी N टाइप या P टाइप चैनल आप पढ़ रहे होंगे, ये आपका गेट टर्मिनल होता है, ये आपका सोर्स टर्मिनल होता है और इधर आपका ड्रेन टर्मिनल होता है। तो आप यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्रिएट होती है, और जैसे जैसे आप इसको वेरी कराते हैं वैसे वैसे ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है ये वेरी होती है। तो अगर एक वोल्टेज ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों डिप्लीशन लेयर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस गेट सोर्स वोल्टेज पर आपकी दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे से मिल जाती हैं, टच हो जाती हैं, यानी कि आपका जो चैनल है जहां पर आपके फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा था वो क्या हो गया है, पिंच हो गया है, पिंच ऑफ हो गया है। तो इस वोल्टेज को आप पिंच ऑफ वोल्टेज नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखेंगे किस तरीके से वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको डायग्राम को हटा दूं, अदरवाइज आपको थ्योरी नहीं दिखेगी यहाँ पर। ये ठीक है, डायग्राम की हेल्प से आप समझ गए होंगे और वही हम यहाँ पर थ्योरी में लिख लिया है। जैसे the gate to source voltage at which the channel is completely depleted of charge carriers, मतलब completely जो charge carriers का flow हो रहा था वो stop हो जाता है, effectively stopping the current flow, जिस वजह से करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। तो वो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगा।
आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। इस थ्योरी के साथ साथ आप उस डायग्राम को भी बनाकर दिखा सकते हैं जिसमें आप डिप्लीशन लेयर की हेल्प से गेट टू सोर्स वोल्टेज उस एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका दोनों डिप्लीशन लेयर पिंच ऑफ हो जाती हैं, यानी कि आपका जो चैनल है वो पूरा पिंच ऑफ हो जाता है, स्टॉप हो जाता है करंट का फ्लो, तो वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। डायग्राम भी यहाँ पर आप बना सकते हैं, तो आपके स्ट्रांगली 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन करिए CMRR और स्लू रेट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। देखिए सेपरेटली भी हम दोनों टर्म्स को डिफाइन कर चुके हैं, अब दोनों को एक साथ पूछ लिया है, तो एक नंबर का CMRR हो गया, एक नंबर का स्लू रेट हो गया है। तो CMRR जनरली क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो ये बताती है कि वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितने कॉमन मोड, कितने परसेंट कॉमन मोड को रिजेक्ट कर पा रहा है या कितने परसेंट कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। और स्लू रेट क्या हो गया, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पर यूनिट टाइम, और वो टाइम होता है माइक्रो सेकंड में। तो हर एक माइक्रो सेकंड में या पर माइक्रो सेकंड में कितना मैक्सिमम चेंज हो रहा है वोल्टेज के लेवल में, वो आपका स्लू रेट कहलाता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप लिखेंगे, CMRR इज द रेशो ऑफ द डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन का जो रेशो है वो CMRR कहलाता है, और ये मेजर करता है एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल, यानी कि कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसको बताता है। ठीक है, वहीं पर स्लू रेट की बात करें तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर जो टाइम होगा वो माइक्रो सेकंड में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। तो मतलब कहने का ये है कि पर माइक्रो सेकंड कितना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज में, वो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लू रेट कहलाता है। ठीक है, आई होप 57 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे से पर्दा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बाय यूजिंग द ओपैम्प। ओपैम्प की हेल्प से वोल्टेज फॉलोवर सर्किट को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो जनरली वोल्टेज फॉलोवर सर्किट क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट होता है या कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप जो कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट पर वो डायरेक्टली इन्वर्टिंग इनपुट पर है ना। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे कि ए वोल्टेज फॉलोवर कनेक्ट द आउटपुट डायरेक्टली टू द इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब जो आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है इन्वर्टिंग इनपुट पर विद द इनपुट सिग्नल एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी कि जब आपका सिग्नल जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर वो आपका वोल्टेज फॉलोवर कहलाता है। और इस सिचुएशन में इट प्रोवाइड द यूनिटी गेन, गेन जो होता है वो यूनिटी मिलता है, हाई इनपुट इंपीडेंस मिलता है एंड लो आउटपुट इंपीडेंस देखने को मिलता है, आइडियल फॉर इंपीडेंस मैचिंग। और ये जो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट होता है ये आइडियल होता है फॉर द इंपीडेंस मैचिंग। ठीक है, तो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट आप समझ गए, जब हमने इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट किया हुआ है तो उस सिचुएशन में जब आपका जो आउटपुट आया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर डायरेक्टली लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो वो आपका वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बन जाता है। और इस सिचुएशन में जो गेन होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो यूनिटी होता है, हाई इनपुट इंपीडेंस होता है, लो आउटपुट इंपीडेंस होता है, और ये आइडियल होता है फॉर द इंपीडेंस मैचिंग पर्पज। ठीक है, क्लियर। और वोल्टेज फॉलोवर सर्किट के बारे में आप बहुत अच्छे से तब जान पाएंगे जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए 58 क्वेश्चन उड़ गया है, अब हम 59th क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। 59th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड एंड द लाइट एमिटिंग डायोड। तो सिंपल सा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो लाइट को एमिट नहीं करता है और यहां से लाइट का एमिशन होता है, इसी वजह से इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोला गया है। ठीक है, और ये सिंपल एक ही मटेरियल से बनता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, जैसे गैल्मियम आर्सेनाइड। तो ये एक एलईडी बनाएगा, गैल्मियम और आर्सेनाइड के कॉम्बिनेशन से जो हम डायोड बनाएंगे वो एक एलईडी हमको प्रोवाइड कराएगा। और पीएन जंक्शन जो होता है वो सिलिकॉन का भी हो सकता है, वो जर्मेनियम का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, तो ये डिफरेंस हो जाएंगे। आप किसी और फैक्टर से भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए हम थ्योरी में क्या लिखे हैं यहाँ पर कि पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करंट एंड ब्लॉक रिवर्स करंट। ठीक है, यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, कंडक्ट करता है करंट को, और रिवर्स बायसिंग में ब्लॉक कर देता है करंट को, यानी कि उसमें वो ओपन सर्किट हो जाता है। फिर एलईडीज आर स्पेशलाइज्ड पीएन जंक्शन, एलईडीज जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड होते हैं दैट एमिट लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। तो एलईडी जो है वो एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो आपकी लाइट को एमिट करता है जब आप उसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे। और LEDs use material that release the photons during the electron hole recombination। और LEDs में या LEDs को बनाने के लिए हम इस तरीके के मटेरियल्स का यूज करते हैं
जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अगर रिकम्बाइन करें तो वो फोटोन को जनरेट करें या फोटोन को रिलीज करें, व्हाइल रेगुलर डायोड डज नॉट, यानी कि रेगुलर डायोड जो होगा एलईडी के कंपैरिजन में वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आपका एलईडी और जनरल पीएन जंक्शन के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 भी हमने उड़ा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। व्हाई वीजेटी इज कॉल्ड एज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। इससे पहले हमने एफईटी या फिर जेएफईटी को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वहां पर जो आउटपुट है वो इनपुट पर जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन बीजेटी में क्या होता है, जो आउटपुट करंट होता है वो इनपुट करंट की वजह से कंट्रोल होता है, इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल नहीं करंट कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, तो बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस बिकॉज इट्स आउटपुट कंट्रोल करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट बेस करंट। मतलब इसकी जो आउटपुट ये कलेक्टर है ना, कन्वर्ट बोल दिया था शायद मैंने, है ना। तो बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटपुट कलेक्टर करंट है वो प्रोपोर्शनल होती है इनपुट बेस करंट के। मतलब कि इनपुट पे जो इनपुट बेस करंट है उसके हिसाब से आपका आउटपुट कलेक्टर करंट चेंज होता है, कंट्रोल होता है। ए स्मॉल बेस करंट कंट्रोल ए मच लार्ज कलेक्टर करंट। एक जो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट को कंट्रोल करती है और प्रोवाइड करती है करंट एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से हम इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। सीधा और सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि बीजेटी में आप आउटपुट करंट को इनपुट करंट की मदद से कंट्रोल कर पाते हैं, इसी ही वजह से इसको करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जेएफईटी एंड मॉसफेट। जेएफईटी और मॉसफेट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो यहां पर पूछा गया है। तो चूंकि आपके दोनों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टाइप हैं, दोनों ही आपके वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो जेएफईटीज हैव ए कंडक्टिंग चैनल बाय डिफॉल्ट एंड यूज रिवर्स बायस टू कंट्रोल करंट। जेएफईटी में जनरली क्या होता है, डिफॉल्ट एक चैनल प्रोवाइड रहता है, जबकि मॉसफेट्स यूज एन इंसुलेटेड गेट टू इंड्यूस ए चैनल। यहां पर हमें एक गेट को इंसुलेट करना होता है जिससे कि एक चैनल हम फिर वहां पर इंड्यूस्ड कर पाएं, और अलाउइंग फॉर द एनहेंसमेंट एंड डिप्लीशन मॉसफेट। और फिर उसके बाद हमें एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट देखने को मिलते हैं। मॉसफेट जनरली हैव हायर इनपुट इंपिडेंस, और मॉसफेट का जो इनपुट इंपिडेंस होता है वो जनरली हाई होता है कंपेयर टू द जेएफईटी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन द जेएफईटी एंड मॉसफेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अभी हमने कुछ देर पहले वर्चुअल ग्राउंड की बात की थी कि वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो जनरली अगर हम बात करें वर्चुअल ग्राउंड की तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब आप इसको फिजिकली नहीं देखेंगे। ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जिसमें आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वहां पर आपको दिखेगा कि इट बिहेव लाइक ए ग्राउंड। तो यही कॉन्सेप्ट आपका वर्चुअल ग्राउंड कहलाता है। इस तरीके से आप बताएंगे कि वर्चुअल ग्राउंड इज ए पॉइंट इन एन ऑप-एम्प सर्किट दैट मेंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली जीरो पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक। मतलब जो नेगेटिव फीडबैक है उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली मेंटेन करता है 0 वोल्ट का पोटेंशियल, वो आपका वर्चुअल ग्राउंड कहलाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में, डिस्पाइट नॉट बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। यानी कि डायरेक्टली अगर हम देखें, फिजिकली अगर हम देखें तो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है जो एक तरीके से 0 वोल्ट के पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। इट सिंप्लीफाइज सर्किट एनालिसिस एंड डिजाइन, यानी कि ये सर्किट को एनालाइज और डिजाइन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो 2 एप्लीकेशन आप कोई से भी बता सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, जैसे कि एक आप बता सकते हैं जीपीएस की सर्विस प्रोवाइड कराता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड कराता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड कराता है। तो कोई भी 2 एप्लीकेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग एंड नेविगेशन सिस्टम, जिसको आप जीपीएस बोलते हैं। जीपीएस की सर्विस आप सैटेलाइट की हेल्प से ही यूज़ कर पाते हैं। और फिर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन या फिर डेटा ट्रांसमिशन की जो फैसिलिटी होती है, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर ब्रॉडकास्ट जो आप देखते हैं टीवी ब्रॉडकास्ट, वो भी आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 और 63 ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज का जो पार्ट था वो यहीं पर खत्म हो जाता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास जताया है और इसको आगे तक लेकर गए हैं, क्योंकि आपके बिना संभव नहीं है कि इंजीनियर्स गेटवे आगे बढ़ सके। तो उसमें आपको थोड़ा सा मदद और करनी है। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं, किस तरीके से आप इस सीरीज को देखा या किस तरीके से आपने इस सीरीज से बेनिफिट लिया, क्योंकि ये इस सीरीज का आज लास्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट के या कहीं पर भी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा हो या कोई आंसर आपको ऐसा लगता है कि हमने बाय मिस्टेक गलत एक्सप्लेनेशन उसकी कर दी है, तो प्लीज़ आप उस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। ये ना सोचें कि हम क्या कहेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है कि आगे अगर कोई बच्चा पढ़े तो उसका लॉस ना हो, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर, टेलीग्राम ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए या फिर अपना इंस्टाग्राम ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी आपके सोशल अकाउंट हैं सब पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक हमारी रीच पहुँच सके। और अगर आपको कोई एजुकेशनल हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए किस तरीके से आपको पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, जिससे कि आप कम समय में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। आपकी जितनी मदद हो सकेगी उतना सजेशन या हेल्प हम आप लोगों की करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।